हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट पीजी सीरीज। आई एम आदेश फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो बच्चों, आज के सेशन में हम बिगिन करने वाले हैं विद अवर न्यू चैप्टर एंड द चैप्टर इज बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो बच्चों, इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम कवर करेंगे आज की वीडियो में। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर प्रेशियस टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर के साथ। आप सभी ने देखा अपने पिछले चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस में हमने बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग से रिलेटेड टूल्स एंड टेक्निक्स को स्टडी किया था और उनको कैसे अप्लाई करके हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस करते हैं जेनेटिक लेवल पे। सो वो जेनेटिक मॉडिफिकेशंस प्रोसेस करने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका हम बेसिकली इस्तेमाल करते थे टू प्रोड्यूस सर्टेन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जो कि मैनकाइंड के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट? ओके, तो अब हम इस चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन में एक्चुअली पे करने वाले हैं अपना अटेंशन ऑन द एप्लीकेशन पोर्शन ऑफ बायोटेक। बायोटेक ने हमारी लाइफ को और भी ज्यादा इंप्रूव किया है, बट कैसे किया है, किन किन एरियाज में किया है, उनको हम इस चैप्टर में डील करेंगे डिटेल में, राइट? तो चलिए बिगिन करते हैं विद द एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। सो बायोटेक्नोलॉजी का जो बेसिक एसेंस है ना, वो आपको देखने को मिलता है लार्ज स्केल प्रोडक्शन में। किसका? उन प्रोडक्ट्स का जो कि हमारे लिए यूजफुल है, राइट? ओके, तो देखो, मैंने आपको बताया बायोटेक्नोलॉजी में हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर उनके जेनेटिक मॉडिफिकेशन करते हैं, मतलब उनकी जीन लेवल पे कुछ चेंजेस करते हैं, राइट? तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जिनके जेनेटिक लेवल पे हमने मॉडिफिकेशंस किए हैं उनको हम बुलाएंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। क्या बुलाएंगे? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जिन्हें हम शॉर्टली अब्रीविएट करते हैं एज जीएमओस, राइट? तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके जीन में हमने कुछ चेंजेस किए हैं वो है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। इवन इनको हम एक और नाम से बुलाते हैं, वी इवन कॉल जीएमओज एज ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स, राइट? क्या बुलाते हैं इनको हम एक और नाम से? वी इवन कॉल देम ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स। अब ये जो ट्रांसजेनिक वर्ड आता है, इट कम्स फ्रॉम द वर्ड ट्रांसजीन, और ट्रांसजीन का मतलब होता है फॉरेन जीन, राइट? तो जिस भी ऑर्गेनिज्म के अंदर एक ट्रांसजीन प्रेजेंट है, एक फॉरेन जीन प्रेजेंट है, उसे हम ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म बुलाएंगे। इतनी बात क्लियर हो गई? ओके, सो हम बायोटेक्नोलॉजी में करते क्या हैं? बायोटेक्नोलॉजी में हम इन्हीं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रोड्यूस करते हैं कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि हमारे लिए यूजफुल है, और उनका भी लार्ज स्केल प्रोडक्शन किया जाता है यूजिंग बायोटेक, राइट? अब वो कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं? मेनली जो चीफली मिलेंगे वो आपको मिलते हैं बायोफार्मास्यूटिकल्स। मतलब देखो, फार्मास्यूटिकल वर्ड जब भी आता है इट इज ऑलवेज रिलेटेड टू द मेडिसिन्स एंड ड्रग्स। तो ऐसे मेडिसिन्स एंड ड्रग जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिराइव किए हैं उन्हें हम बायोफार्मास्यूटिकल्स बुलाएंगे, राइट? एंड इवन कुछ ऐसे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स जो कि हमारी डे टू डे लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उनको भी हम लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस कर सकते हैं यूजिंग टेक्निक्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। गॉट इट? चलिए, बायोटेक्नोलॉजी का जो चीफ एसेंस है वो आपको समझ में आ गया एप्लीकेशन पोर्शन का। अब बायोटेक्नोलॉजी में जो 3 क्रिटिकल एरियाज हैं जहां पर रिसर्च चल रही है और की जाती है यूजुअली, बिकॉज ऑब्वियसली हमेशा लार्ज स्केल प्रोडक्शन होता ही रहता है किसी ना किसी प्रोडक्ट का, राइट? सो क्रिटिकल जो एरियाज है रिसर्च के बायोटेक में वो आपके सामने यहाँ 3 दे रखे हैं। पहला जो रिसर्च का एरिया है जहां पर ये काफी हद तक रिसर्च चलती रहती है, दैट इज अबाउट प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटलिस्ट। एक बेस्ट कैटलिस्ट क्यों बोला है? कैटलिस्ट क्या करता है? किसी भी रिएक्शन को कैटलाइज करता है, किसी भी रॉ मटेरियल को जल्दी से फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। सो यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी में भी कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म या प्योर एंजाइम्स की प्रोडक्शन पे एम्फसाइज किया जाता है कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जब अप्लाई किया जाए किसी रिएक्शन को कन्वर्ट करवाने के लिए या फिर रिएक्शन को एक्चुअली स्टार्ट करवाने के लिए और अपना फिनिश प्रोडक्ट बनवाने के लिए, वो हम इजीली बायोटेक के थ्रू बना सके, उस पर ज्यादातर वर्क किया जाता है। तो नीड है अगर किसी भी स्पेसिफिक चीज को प्रोड्यूस करने के लिए, तो उसके लिए मुझे कुछ रॉ मटेरियल चाहिए, और रॉ मटेरियल पे एक्ट करने के लिए कुछ एंजाइम्स चाहिए या फिर कुछ ऑर्गेनिज्म चाहिए जिनके अंदर हम उसको प्रोसेस करके फाइनल प्रोडक्ट बना सकें। तो ऐसा कैटलिस्ट जो है वो ना केवल कोई एंजाइम हो सकता है बल्कि कोई भी मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है जिनके हमने जीन लेवल पे मॉडिफिकेशंस की हैं। फाइन, ओके। सेकंड इज क्रिएटिंग ऑप्टिमल कंडीशंस। तो भाई इंजीनियरिंग का यूजुअली आपने देखा था कि जो बायोटेक्नोलॉजी है उसमें बर्थ बेसिकली उसका इसलिए हुआ है बिकॉज वहाँ पे जेनेटिक इंजीनियरिंग के साथ साथ केमिकल प्रोसेसिंग भी की जाती है। सो इंजीनियरिंग वाला जो वो पोर्शन जहाँ पर हम कुछ ऐसी ऑप्टिमल कंडीशन प्रोवाइड कर सकें, तो जो भी मैंने कैटलिस्ट बनाया
राइट, जो भी मैंने जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाया या फिर एंजाइम बनाया, उसको एक्ट करने के लिए वो अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी शो कर सके, जल्दी से जल्दी जो हमारा फिनिश्ड प्रोडक्ट है, डिजायर्ड प्रोडक्ट है, उसको बना सके, उसके लिए ऑप्टिमम कंडीशन प्रोवाइड करने के लिए भी यहाँ पर जो सेकेंड एरिया है वहां पर भी रिसर्च चल रही है, राइट। एंड थर्डली डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी। अब भाई हमने ऑप्टिमम कंडीशन प्रोवाइड कर दी, हमारे पास हमारा ऑर्गेनिज्म था या फिर कैटलिस्ट था जिसने कि उस रिएक्शन से हमारा फिनिश प्रोडक्ट बना लिया। अब उस फिनिश प्रोडक्ट को आइसोलेट करने के बाद उसको प्रॉपर्ली प्योरीफाई करना। अब वो प्रोडक्ट जो है कोई प्रोटीन हो सकता है, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकता है जो कि हमने बायोटेक्नोलॉजी की प्रोसेस से बनाया था, राइट। सो उनको प्रॉपर्ली प्योरीफाई करना, सेपरेट करके प्योरीफाई करना, और देन उसके बाद उसको मार्केटिंग के लिए अवेलेबल करवाना, दैट इज गोइंग टू बी अनदर एरिया जहां पर रिसर्च बायोटेक्नोलॉजी में चलती रहती है। तो ये 3 एरियाज हैं जहां पर बायोटेक्नोलॉजी में बेसिकली रिसर्च है, चलती है, राइट। ओके, अब बायोटेक्नोलॉजी का जो एप्लीकेशन पोर्शन, जैसे कि मैंने बताया, बायोटेक्नोलॉजी ने हमारे लिविंग स्टैंडर्ड्स को काफी हद तक इंप्रूव किया है, राइट। और कैसे इंप्रूव किया है, उनका 2 बेसिक जो आपको एप्लीकेशन पोर्शन मिलता है वो मिलता है इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन एज वेल एज इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। तो फूड प्रोडक्शन में भी यहाँ पर सबसे पहले हम इंपॉर्टेंस देखने वाले हैं। तो देखो यहाँ पर हम बिगिन करेंगे सबसे पहले विद द रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन इंप्रूविंग द फूड प्रोडक्शन। तो इसका मतलब हम रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी देखने वाले हैं इन द एग्रीकल्चर, फॉलोड बाय देयर रोल इन मेडिसिन। तो सबसे पहले वील बी टेकिंग अप द बायोटेक्निकल या बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। तो चलिए बच्चों बात करते हैं अबाउट द बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। सो एग्रीकल्चर की फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी को अप्लाई ही क्यों करना है? एंड द आंसर इज गोइंग टू बी वेरी ऑब्वियस। हम एग्रीकल्चर में क्रॉप ईल्ड ही तो बढ़ाना चाहते हैं ना, और क्रॉप ईल्ड को बढ़ाने के लिए डेफिनेटली हम यहाँ पर सेवरल टेक्निक्स अप्लाई करते हैं, और वन सच टेक्निक कुड बी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, राइट। सो हम यहाँ पर अपनी ईल्ड बढ़ाकर जो फूड है उसको प्रोड्यूस करना चाहते हैं इन अ लार्जर क्वांटिटी। सो वी वांट टू इंक्रीज द फूड प्रोडक्शन, दिस इज आवर अल्टीमेट गोल। अब यू नो वेरी वेल ऐसा क्यों? बिकॉज ह्यूमन पॉपुलेशन कंटिन्यूसली ग्रो कर रही है, राइट। तो ये हमारा अल्टीमेट गोल होगा कि हम जो ह्यूमन पॉपुलेशन की फूड डिमांड्स हैं उनको सप्लाई कर सके, फुलफिल कर सके, राइट। ओके, तो उसके लिए हम यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन पोर्शन देखेंगे। तो अगर देखा जाए करेंटली हमारी जो फूड प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करने के लिए कौन कौन से हमारे पास ऑप्शंस हैं। तो फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए ये जो हमारा अल्टीमेट गोल है टू अचीव इंक्रीज फूड प्रोडक्शन, इट कैन बी अचीव्ड बाय 3 ऑप्शंस। पहला तरीका है अगर हम इस्तेमाल करें कुछ एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस का। अब एग्रोकेमिकल बेस्ड मतलब क्या है? एग्रीकल्चरल फील्ड्स में इस्तेमाल होने वाले केमिकल पे बेस्ड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस का मतलब हम अपनी एग्रीकल्चरल फील्ड्स में कुछ केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि वेरी वेल केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं, केमिकल पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं, और इनके थ्रू हम अपनी क्रॉप प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। बट वेरी वेल इन केमिकल्स का ना केवल हमारे एनवायरनमेंट पे बट इवन अगर हम ह्यूमंस जो है इनको कंज्यूम करते हैं तो हमारी हेल्थ पर भी इनका कुछ डेवास्टेटिंग इफेक्ट्स होते हैं, राइट। तो हम जानते हैं कि ये प्रैक्टिसेस जो हैं दे आर नॉट वेरी मच यूजफुल, राइट। सेकेंडली अगर बात करें दूसरा तरीका जहां आती है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर वेरी वेल, इसमें हम वी से नो टू केमिकल्स, मतलब हम केमिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे बिकॉज वी नो इनके क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। रादर हम यहाँ पर कुछ ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करेंगे, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स का, जो कि फर्टिलाइजर्स की तरह भी एक्ट करेंगे और पेस्टिसाइड्स की तरह भी। तो यहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं बायो फर्टिलाइजर्स और बायो पेस्टिसाइड्स का व्हेन वी टॉक अबाउट ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। और तीसरा जो मॉडर्न सोल्यूशन है, इट इज यूजिंग द जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। मतलब एक ऐसी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस फॉलो करना जहां पर जो हम क्रॉप्स फील्ड में उगा रहे हैं ना, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड हो, मतलब उनके अंदर वो जीन हो जो कि इंक्रीज कर सके फूड प्रोडक्टिविटी। अगर हम ऐसे क्रॉप को ग्रो कर लेते हैं जो कि जिनके पास ऑलरेडी आप कह सकते हो पेस्ट से रेजिस्टेंस है ना, जो कि ज़्यादा एफिशिएंटली मिनरल न्यूट्रिएंट्स को जो है अब्जॉर्ब कर सकते हैं सॉइल से, ऐसे क्रॉप्स को ही अगर हम पहले से ही जेनेटिकली मॉडिफाई करके क्रॉप को ग्रो करते हैं फील्ड में और अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, तो वो हमारा तीसरा सोल्यूशन है। ये एक ज़्यादा बेटर और मॉडर्न सोल्यूशन है बच्चों, ठीक है। अब देखो, इनिशियली इंडिया के कल्चर में सबसे पहले तो ये 2 मेथड्स का इस्तेमाल किया गया। इनफैक्ट इंडिया की अगर हम हिस्ट्री उठा के देखें, देयर वाज अ पीरियड जिसे हम बुलाते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन पीरियड, जिस टाइम पर इंडिया ने विटनेस किया था इंक्रीज्ड क्रॉप ईट, राइट। और ये लगभग चला था 1950s के मिड 1950s में, राइट। अब इस टाइम पर जो क्रॉप प्रोडक्टिविटी थी इंडियन एग्रीकल्चरल फील्ड्स की, वो क्यों बढ़ी थी? देयर वर 3 रीजंस फॉर इट। पहला रीजन था उस समय
जो क्रॉप्स को उगाया जा रहा था वो इम्प्रूव्ड वैरायटीज के थे, राइट? तो देयर वर यूजेज ऑफ इम्प्रूव्ड क्रॉप वैरायटीज। सेकेंडली, जो एग्रीकल्चरल फील्ड थी उनको ज्यादा बेटर तरीके से मैनेज किया जा रहा था। ओके, तो जो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस थी ऑफ द एग्रीकल्चरल फील्ड्स, दैट वाज आल्सो बेटर डन। एंड तीसरा तरीका है, तीसरा जो रीजन था जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी बढ़ी थी, दैट वाज यूज ऑफ एग्रोकेमिकल्स। तो कुछ केमिकल्स का इस्तेमाल किया जा रहा था। अब कौन कौन से केमिकल्स हैं वो आपको पता है, दोज वर योर केमिकल फर्टिलाइजर्स, जो कि सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स को वापस से रिप्लेनिश करते हैं, और पेस्टिसाइड्स का। बट यू नो वेरी वेल इनके हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। बट स्टिल इंडिया में हमने देखा कि पॉपुलेशन की जो डिमांड है उसको केटर करने के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन से क्रॉप प्रोडक्टिविटी बढ़ी, बट इतनी सफिशिएंट क्रॉप प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ी थी कि वो सारी की सारी ह्यूमन पॉपुलेशन की जो डिमांड है उसको फुलफिल कर सके। सो येट जो ग्रीन रेवोल्यूशन था, इट वाज नॉट एबल और इट वाज नॉट इनफ टू फीड द ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन। ओके, तो भाई अगर ये तरीका काम नहीं किया, एग्रोकेमिकल बेस नहीं काम किया, ऑर्गेनिक में तो क्रॉप यील्ड जो है वो बाय चांस की बात होती है कि वो इंक्रीज हो जाए, राइट? सो तीसरा जो एक प्रोबेबल सोल्यूशन हो सकता था, एक पॉसिबल सोल्यूशन हो सकता था, दैट इज द यूसेज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। ओके, सो यूज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स इज अ पॉसिबल सोल्यूशन। अब ये क्यों पॉसिबल सोल्यूशन है? बिकॉज इससे ना केवल हम अपनी क्रॉप प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, बट ऑल्सो वी कैन रिड्यूस अवर डिपेंडेंसी ऑन दीज केमिकल फर्टिलाइजर्स, राइट, या केमिकल्स पे। तो ना केवल हम यहाँ पर प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे, बट अपने हार्मफुल केमिकल्स पे जो डिपेंडेंसी है उनको भी कम कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाट इज दीज आप कह सकते हो जो जीएम क्रॉप्स हैं वो आपको इनेबल कर रहे हैं, राइट? सो अब यहाँ बात आ जाती है, ये जो जीएम क्रॉप्स हैं, जीएम बताया मैंने जेनेटिकली मॉडिफाइड, जिनके जीन्स में हमने कुछ मैनिपुलेशंस किए हैं। तो अगर डेफिनेशन की बात भी कर ली जाए कि ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म में, जैसे प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया, बैक्टीरिया हो गए, फंजाई हो गए, राइट? सो कोई भी ऑर्गेनिज्म जिनके जीन्स को हमने ऑल्टर किया हुआ है, चेंज किया हुआ है बाय डूइंग सम मैनिपुलेशन, कुछ छेड़छाड़ करके, राइट? ओके, तो मार्केट में आपको ना जाने अब कितने ही ऐसे फ्रूट्स मिलते होंगे जिनमें ऐसा टैग भी लगा होता है जीएमओ का। तो जीएमओ बताता है कि ये एक्चुअली जेनेटिक मॉडिफिकेशन से बनाए गए प्लांट्स हैं जिनसे ये फ्रूट्स को डिराइव किया गया है। गॉट इट? ओके, चलिए, सो अब हम देखते हैं कि ये जो जीएम क्रॉप्स हैं उनके बेसिकली क्या एडवांटेजेस हैं। तो जीएम क्रॉप्स का जो, या जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का जो इंट्रोडक्शन है वो एडवांटेजेस क्यों हैं? पहली चीज, तो हम ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बनाते हैं वो ज्यादा इंक्रीज्ड टॉलरेंस शो करते हैं टू एबायोटिक स्ट्रेसेस। कुछ एबायोटिक यानी कि कुछ नॉन लिविंग स्ट्रेसेस जो कि अफेक्ट कर सकते हैं क्रॉप की प्रोडक्टिविटी को, उनसे आप देखोगे इनकी ज्यादा जो टॉलरेंस कैपेसिटी है वो ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। अब कैसे? जैसे कि ड्रॉट की कंडीशन देख लो, जब पानी नहीं है, वाटर स्कैर्सिटी वाली कंडीशन में भी जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं वो अपनी प्रोडक्टिविटी बना के रख सकते हैं, हाई मेंटेन रख सकते हैं। इवन हाई जो टेम्परेचर कंडीशंस होती हैं, जैसे कि हीट वाली कंडीशन, टेम्परेचर इज वेरी हाई, हीट हो गया, या फिर कोल्ड कंडीशन, एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर्स, या फिर इवन हाई सेलिनिटी वाली जो टॉलरेंट कंडीशन है ना, उन सबको ये टॉलरेट कर सकते हैं। तो इनकी जो टॉलरेंस कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है व्हेन वी टॉक अबाउट जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। फाइन, ओके। देन अगर हम बात करें सेकेंड जो तरीका है, सेकेंड जो इसका एडवांटेज है, दैट इज इट बेसिकली रिड्यूसेस द रिलायंस ऑन द केमिकल पेस्टिसाइड्स। तो जो केमिकल पेस्टिसाइड्स स्प्रे करके हम पेस्ट को भगा देते ना फ्रॉम द फील्ड, उसको हम यहाँ पर हमारी जो डिपेंडेंसी थी इन केमिकल पेस्टिसाइड्स पे, उन पे टोटली डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है। मतलब वी डू नॉट नीड टू रिलाई ऑन दीज केमिकल पेस्टिसाइड्स, बिकॉज हम वो पेस्ट रेजिस्टेंट जीन ही इन क्रॉप्स के अंदर डाल देंगे, जिनसे पेस्ट जब इनको खाएगा तो वो अपने आप ही मर जाएगा। ओके, तो दिस इज गोइंग टू बी अनदर एडवांटेज। तीसरा जो एडवांटेज हमें मिलता है, दैट इज इट डिक्रीजेस द पोस्ट हार्वेस्ट लॉस। तो पोस्ट हार्वेस्ट के बाद, हार्वेस्ट करने के बाद जो लॉसेस होते हैं ना, जल्दी, मतलब जो शेल्फ लाइफ है बेसिकली, हम उसको इंक्रीज कर सकते हैं बाय इंट्रोड्यूसिंग द जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। नहीं तो क्रॉप्स को अगर सफिशिएंट टाइम में कंज्यूम नहीं किया जाए तो वो खराब हो जाते हैं। तो उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं इन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का, बिकॉज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जो है वो ऑलरेडी इंक्रीज शेल्फ लाइफ के साथ आते हैं। गॉट इट? ओके, बात करते हैं नेक्स्ट एडवांटेज की। नेक्स्ट एडवांटेज इज टू इंक्रीज द मिनरल अपटेक एफिशिएंसी। तो ये मिनरल अपटेक एफिशिएंसी भी बढ़ा देते हैं, मतलब प्लांट्स जो हैं वो बहुत एफिशिएंटली मिनरल्स को सॉइल से अब्सॉर्ब कर लेते हैं। कौन से वाले प्लांट्स? ये जेनेटिकली मॉडिफाइड वाले जो प्लांट्स हैं, ये क्रॉप्स हैं, राइट? एंड जो लास्ट हमारा एडवांटेज है, दैट इज एनहांस्ड न्यूट्रिशनल वैल्यू। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स में हम
हमारे स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स को बनाने वाले या फिर बढ़ाने वाले जो जीन्स हैं उनको भी ऐड कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखते हो गोल्डन राइस। जो गोल्डन राइस है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है और उसमें हम लोग क्या करते हैं, स्पेसिफिकली जो विटामिन ए के सिंथेसिस का जीन है उसको बढ़ा देते हैं। बनाने की वजह से क्या होगा, जो विटामिन ए कंटेंट होगा इस स्पेसिफिक राइस का वो ज़्यादा होगा और उसकी वजह से क्या होगा, ऐसे पॉपुलेशन जहां पर नाइट ब्लाइंडनेस के चांसेस ज़्यादा हैं उनमें वो चांसेस कम हो जाते हैं बिकॉज विटामिन ए की डेफिशिएंसी नहीं होती है, उसको हम सप्लाई कर सकते हैं थ्रू दिस गोल्डन राइस। सो इंक्रीज कर सकते हैं न्यूट्रिशनल वैल्यू को। और एग्जाम्पल के तौर पे जो मैंने मेंशन किया हुआ है दैट इज ऑफ गोल्डन rice which is going to provide us with vitamin A। तो ये तो कुछ एडवांटेजेस हो गए ऑफ द जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। तो इसका मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को ग्रो करना एडवांटेजेस है फॉर दीज मेनी रीजंस। आई होप ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आए होंगे। तो बच्चों अब हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप के बारे में जो कि पेस्ट रेजिस्टेंट है। मतलब ये एक ऐसा क्रॉप है जिसको हमने जेनेटिक मॉडिफिकेशन से बनाया है और ये बिना किसी केमिकल पेस्टिसाइड के इस्तेमाल किए अपने आप को बचा सकता है फ्रॉम द अटैक ऑफ एनी पेस्ट। ओके, एंड द एग्जांपल इज ऑफ बीटी कॉटन। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं प्रोडक्शन ऑफ पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स की जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड है, राइट। ओके, सो बीटी कॉटन, कॉटन प्लांट तो आप सभी ने देखा ही है। किस फैमिली को बिलोंग करता है ये भी बता देता हूँ, इट बिलोंग्स टू द फैमिली मालवेसी। ओके, सो ये जो कॉटन है, इस कॉटन के आगे पहली चीज तो ये वर्ड बीटी का क्या मतलब है। देखो, इस कॉटन प्लांट के बारे में मैंने बता ही दिया कि ये पेस्ट रेजिस्टेंट है और पेस्ट रेजिस्टेंट बनाया है इसको बाय जेनेटिक मॉडिफिकेशन। मतलब मैंने यहाँ पर एक पेस्ट रेजिस्टेंट जीन यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है। बट एक्चुअली ये जीन आता कहाँ से है, इसको लाए कहाँ से हैं हम, ये जीन आया है फ्रॉम अ बैक्टीरियम और इस बैक्टीरियम का नाम है बैसिलस thuringiensis। ठीक है, तो ये जो बैसिलस thuringiensis है इसका जो शॉर्ट फॉर्म है B and T, इनिशियल जो हमने लिए हैं फ्रॉम बोथ द जीनस एंड द स्पीशीज नेम मेक्स इट BT, राइट। तो बैसिलस thuringiensis से हमने पेस्ट रेजिस्टेंट जीन को इंट्रोड्यूस किया है इनटू दिस कॉटन प्लांट और इसको बना दिया है खुद से पेस्ट रेजिस्टेंट। गॉट इट, इसीलिए इसका नाम पड़ा BT कॉटन। इतनी बात समझ में आ गई। चलो अब कॉटन प्लांट के डिटेल्स में जाएं, उससे पहले इस बैसिलस thuringiensis के बारे में चीजें जानते हैं। देखो, बैसिलस thuringiensis जो है वो एक्चुअली बनाता है कुछ टॉक्सिक प्रोटीन्स। ओके, और ये जो टॉक्सिक प्रोटीन है ये इंसेक्टिसाइडल है इन नेचर। अब आप बोलोगे इंसेक्टिसाइडल का क्या मतलब, जब भी वर्ड साइडल आता है दैट मींस ये किलिंग इफेक्ट शो करता है अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर थिंग। तो मैंने बोला इंसेक्टिसाइडल मतलब ये किल करता है इंसेक्ट्स को। तो भाई कौन कौन से इंसेक्ट्स को ये किल कर सकता है, देयर मस्ट बी अ कैटेगरी, राइट। इंसेक्ट्स तो बहुत सारे हैं आर्थ्रोपॉड्स में। ओके, सो 3 कैटेगरीज ऑफ इंसेक्ट्स जिनके एग्जांपल्स भी मेंशन है उनके अगेंस्ट ये वर्क करते हैं। सो दे आर वेरी वेरी इफेक्टिव अगेंस्ट लेपिडोप्टेरन्स, कोलियोप्टेरन्स एंड डिप्टेरन्स। अब देखो लेपिडोप्टेरन्स की बात करते हैं। जब वर्ड आता है, देखो जब भी वर्ड टेरन्स आता है, टेरा आता है, यू नो टेरा वर्ड का मतलब होता है रिलेटेड टू द विंग्स। ओके, सो यहाँ पर जब वर्ड आता है लेपिडो, सो लेपिडो वर्ड का मतलब होता है समथिंग जिसके पास स्केल्स प्रेजेंट है, राइट। कुछ रफ से आप देखना लेजेंड्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम स्केल्स बुलाते हैं। सो ऐसे इंसेक्ट्स जिनके विंग्स पे स्केल्स प्रेजेंट होते हैं एंड यूजुअली जो लेपिडोप्टेरन्स हैं उनके पास 4 विंग्स प्रेजेंट हैं। सो दे आर 4 विंग्ड क्रीचर्स, इंसेक्ट्स होते हैं जिनके विंग्स पे यू विल गेट टू सी स्केल्स। और इनकी कैटेगरी में जो एग्जांपल्स हम लेने वाले हैं दोज आर टोबैको बडवर्म्स एंड आर्मी वर्म्स। सो टोबैको बडवर्म्स के अगेंस्ट जो कि इसकी कैटेगरी में बिलोंग करता है और आर्मी वर्म्स, इन दोनों ही टाइप के इंसेक्ट्स के अगेंस्ट ये टॉक्सिक प्रोटीन जो कि बीटी यानी कि बैसिलस thuringiensis बनाते हैं ये इफेक्टिव माने जाते हैं। देन वी हैव कोलियोप्टेरन्स। कोलियोप्टेरन्स में आते हैं सारे बीटल्स। तो जितने भी बीटल्स हैं उनके अगेंस्ट भी ये इफेक्टिव माने जाते हैं। कौन से? दीज टॉक्सिक प्रोटीन्स। देन वी हैव डिप्टेरन्स और डायप्टेरन्स। डाई वर्ड का मतलब यू नो 2। तो ऐसे पर्टिकुलर इंसेक्ट जिनके पास आपको 2 विंग्स मिलते हैं उनको हम बुलाते हैं डायप्टेरन्स और डिप्टेरन्स। और एग्जांपल में वी हैव फ्लाइज एंड मस्कीटोस। तो इन सभी टाइप के जो आपको पेस्ट मिल रहे हैं, ऑर्गेनिजम्स मिल रहे हैं, इंसेक्ट्स मिल रहे हैं, उनके अगेंस्ट हम इफेक्टिव पाते हैं इन टॉक्सिक प्रोटीन्स को जो कि कौन बनाता है? ये बैसिलस thuringiensis। तो अगर मुझे अपने कॉटन प्लांट को इन सभी टाइप के इंसेक्ट्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंट बनाना है
सो मुझे क्या करना है, इस टॉक्सिक प्रोटीन के जीन को इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए इस कॉटन प्लांट के अंदर, ताकि नेचुरली जब भी इनमें से कोई भी इंसेक्ट अटैक करेगा कॉटन प्लांट पे, वो अपने आप किल हो जाए बाय द एक्सप्रेशन ऑफ दैट स्पेसिफिक टॉक्सिक प्रोटीन जीन, जो कि टॉक्सिक प्रोटीन बनाएगा, और जब उसको ये इंसेक्ट्स इंजेस्ट करेंगे सो दे विल गेट किल्ड। गॉट इट? ओके, थोड़ी बातें और जानते हैं अबाउट दिस बीटी टॉक्सिन। तो जैसा कि मैंने बताया, ये जो बैसिलस thuringiensis है, ये बनाता है एक टॉक्सिक प्रोटीन। अब ये टॉक्सिक प्रोटीन एक्चुअली प्रेजेंट कहाँ होता है? इट इज प्रेजेंट इनसाइड दी प्रोटीन क्रिस्टल्स। तो ये जो बीटी है बैसिलस thuringiensis, ये कुछ प्रोटीन क्रिस्टल्स बनाएगा, और ये प्रोटीन क्रिस्टल्स बनाता है ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम ऑफ इट्स लाइफ साइकिल। तो बैसिलस का जो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है, जैसे जो उसका ग्रोथ के पीरियड में एक पीरियड आता है विच इज कॉल्ड स्पोर्युलेशन, जब वो स्पोर्स प्रोड्यूस करता है, तो स्पोर्युलेशन के टाइम पर वो ये प्रोटीन क्रिस्टल्स बनाता है, और इन प्रोटीन क्रिस्टल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो टॉक्सिक प्रोटीन जो कि इंसेक्टिसाइडल है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया, ये जो टॉक्सिक प्रोटीन्स हैं दीज आर इंसेक्टिसाइडल इन नेचर, और कौन कौन से इंसेक्ट्स के अगेंस्ट वो इफेक्टिव हैं वो हम देख चुके हैं। ओके, अब आप पूछोगे अगर ये टॉक्सिक है, टॉक्सिक मतलब होता है जहरीले मानव, है ना, जहरीले हैं अगेंस्ट एनी स्पेसिफिक टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो अगर ये खुद से, ये बैक्टीरियम खुद इस टॉक्सिक प्रोटीन को बना रहा है, तो ये टॉक्सिन प्रोटीन इस बैसिलस को या फिर इस बैक्टीरिया को खुद क्यों नहीं किल कर रहा, दूसरे इंसेक्ट को किल क्यों कर रहा है, खुद बैक्टीरिया को किल क्यों नहीं कर रहा? ये सवाल तो आपके मन में आ ही रहा होगा, राइट? तो इसका रीजन ये है कि एक्चुअली जब ये प्रोटीन बनता है टॉक्सिक प्रोटीन, ये इनएक्टिव फॉर्म में सिंथेसाइज होता है। इनएक्टिव फॉर्म मतलब ये अभी एक्टिवेटेड ही नहीं है, इट इज रिलीज्ड एज अ प्रोटॉक्सिन। हाउ इज इट रिलीज्ड? एज अ प्रोटॉक्सिन, बिकॉज मैंने आपको हमेशा बताया, देखो इस बात को याद रखो, जब भी वर्ड आता है प्रो, दैट मीन्स इट इज इनएक्टिव फॉर्म, है ना? तो टॉक्सिन का इनएक्टिव फॉर्म में ये रिलीज होता है इनसाइड द बैक्टीरियम। तो बैक्टीरियम के अंदर तो ये हमेशा प्रोटॉक्सिन के फॉर्म में रहता है। अब इसको एक्टिवेट कैसे किया जाए? इन प्रोटॉक्सिन को एक्टिवेट करने के लिए आपको इन्हें एक्सपोज करना होता है टू एल्कलाइन कंडीशंस। तो एल्कलाइन कंडीशंस में ये प्रोटॉक्सिन कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू एक्टिव फॉर्म। तो प्रोटॉक्सिन को अगर मुझे टॉक्सिन में कन्वर्ट करना है, तो मुझे यहां पर एल्कलाइन पीएच देना होगा, और ये एल्कलाइन पीएच बैक्टीरियम के अंदर तो नहीं होता है, इसलिए ये एक्टिवेटेड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता है, राइट? और कन्वर्जन के लिए जो एल्कलाइन पीएच चाहिए वो इस प्रोटीन को मिलता है इनसाइड द गट ऑफ द इंसेक्ट। ओके, तो देखो यहां पर इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू एक्टिव फॉर्म इन द एल्कलाइन गट ऑफ द इंसेक्ट। तो जब एक इंसेक्ट इस टॉक्सिन को अपने अंदर इंजेस्ट करता है, अपनी बॉडी के अंदर लेता है, अपनी गट के अंदर लेता है, तो गट में एल्कलाइन पीएच होने की वजह से ये प्रोटॉक्सिन टॉक्सिन में यानी कि एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और वहां पर उस इंसेक्ट की डेथ कॉज करता है। एंड हाउ ऑल ऑफ दीज थिंग्स वर्क, आइए इसको विजुअलाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। तो समझते हैं ये इंटायर प्रोसेस कैसे वर्क करेगी। ओके, सो ध्यान से देखो, यहां पर ये आपको एक लीफ दिखाई जा रही है। अगर देखो कुछ चीजें ज्यादा डार्क हैं तो आपको क्लैरिटी से समझाने के लिए आई एम मेकिंग इट अगेन। सो लेट्स इमेजिन कि ये हमारी लीफ है, जिसको एक पर्टिकुलर पेस्ट या इंसेक्ट कैटेगरी का ये इसको खा रहा है। ठीक है, तो ये मेरी लीफ है। ओके, अब देखो मैंने क्या किया है, मैंने अपने जो बीटी जीन है, ओके अभी के लिए बीटी जीन कह लो, नेचुरली उसका नाम कुछ और है, उसका नाम है क्राई जीन, बट अभी के लिए समझो वो जीन जो कि वो टॉक्सिक प्रोटीन बनाता था ना, इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन, उसको मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया है इन दिस प्लांट, इन दिस कॉटन प्लांट। तो ये मैं दिखा दे रहा हूं, दिस इज माय कॉटन प्लांट की लीफ। तो ये है कॉटन प्लांट लीफ। सो आई एम मेकिंग दिस एज कॉटन प्लांट लीफ। ओके, और इस कॉटन प्लांट लीफ के सेल्स के अंदर हमारा वो जीन प्रेजेंट है। तो यहां पर मेरा वो बीटी टॉक्सिन जीन मैंने इस लीफ या फिर इस प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस किया है, तो इसका मतलब इसके हर सेल के अंदर वो जीन होगा ही होगा। होगा कि नहीं होगा? ठीक है, अब ये बीटी टॉक्सिन जीन जो है वो प्रेजेंट है। बीटी टॉक्सिन जीन क्या बनाएगा? अपॉन एक्सप्रेशन बनाएगा ऑब्वियसली द टॉक्सिन प्रोटीन, है ना? तो वो टॉक्सिन प्रोटीन बनाएगा बट एज प्रोटॉक्सिन, तो वो यहां पर टॉक्सिन प्रोटीन बनाएगा, राइट? अब ये जो टॉक्सिन प्रोटीन है, रिमेंबर दिस इज इनएक्टिव, ये मैंने आपको बता दिया अभी से।
इतनी मेंशन कर लो इंफॉर्मेशन अपने लिए फॉर यू टू विजुअलाइज थिंग्स वेल। ओके, तो यहाँ देखो बैक्टीरिया अपने स्पोर्स के टाइम पे, स्पोरुलेशन के टाइम पे वो क्रिस्टल बनाता है ना, प्रोटीन क्रिस्टल, है ना। अब प्रोटीन क्रिस्टल जो है उसके अंदर प्रेजेंट है वो स्पेसिफिक टॉक्सिन प्रोटीन जो कि इनएक्टिव फॉर्म में है। इतनी बात समझ में आ गई। अब जब ये पेस्ट, ये आपको एक पेस्ट दिखाया जा रहा है, कोई भी इंसेक्ट हो सकता है, उसका कैटरपिलर है, तो ये इस पर्टिकुलर लीफ को जब खाएगा तो ऑब्वियसली इसके सेल्स इंजेस्ट करेगा। सेल के अंदर आपको पता है वो जीन प्रेजेंट है, राइट। जीन एक्सप्रेस करके ये टॉक्सिन प्रोटीन बना रहा है, भले ही इनएक्टिव फॉर्म में बना रहा है अभी के लिए, राइट। तो वो इंजेस्ट कर लेगा कौन, ये स्पेसिफिक आपका जो पेस्ट है। अब इसने इसको लेने के बाद अपनी गट के अंदर पास किया। गट में मैंने बताया था प्रेजेंट होता है अल्कलाइन पीएच। तो देखो नॉर्मली क्या है, ये मेरा बैक्टीरियल स्पोर है जिसने की क्रिस्टल, प्रोटीन क्रिस्टल बनाया है। अब देखो इस प्रोटीन क्रिस्टल को मैं अगर ध्यान से दिखाऊं, क्रिस्टल के अंदर ना आपको एक ऐसा टॉक्सिन प्रोटीन मिलता है, राइट। ये देखो यहां पर, दिस इज द टॉक्सिन प्रोटीन, ये दिखाई दे रहा है आपको। ये टॉक्सिन प्रोटीन एक्चुअली एक प्रोटॉक्सिन है। प्रोटॉक्सिन मतलब ये देखो कहां प्रेजेंट है, पहली चीज तो इनसाइड दिस क्रिस्टल। सो दिस इज द क्रिस्टल, क्रिस्टल के अंदर है प्रोटॉक्सिन, ठीक है। और प्रोटॉक्सिन में से अगर मैं ये येलो वाला पोर्शन हटा दूं जो कि अल्कलाइन पीएच के मिलते ही हट जाएगा, तो अल्कलाइन पीएच के मिलते ही ये येलो वाला पोर्शन हट जाएगा और ये एक्टिवेटेड टॉक्सिन बन जाएगा, ठीक है। ये सब कैसे होगा, आपके कैटरपिलर ने या फिर आपके जो पेस्ट है उसने इंजेस्ट किया, क्या हुआ, ये आपका जो स्पोर और क्रिस्टल है वो अंदर चला गया। अब क्या होगा, ये जो क्रिस्टल था, ये क्रिस्टल ये डिसॉल्व हो जाएगा। क्या होगा, डिसॉल्व होगा। तो क्रिस्टल जब डिसॉल्व होगा तो ये जो पोर्शन है वो रिलीज हो गया, तो अब प्रोटॉक्सिन रिलीज हुआ। प्रोटॉक्सिन जैसे ही गट में आएगा तो उसको मिलेगा क्या, अल्कलाइन पीएच। अल्कलाइन पीएच के मिलते ही वो एक्टिवेटेड टॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो टॉक्सिन है वो अब कहां प्रेजेंट है, एक्टिवेटेड टॉक्सिन्स आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ दिस पेस्ट। इतनी बात क्लियर, ओके। और जो स्पोर था वो यहीं पर रिलीज हो जाएगा जो कि आगे जाके बैक्टीरिया बन जाता है, राइट, जब जर्मिनेट करेगा। बट अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं यहाँ पर एक्टिवेटेड टॉक्सिन की। अब एक्चुअली क्या है, ये टॉक्सिन बहुत आराम से प्रेजेंट है इनसाइड द गट। गट के जो सरफेस है, जो उसका मिड गट है, इस इंसेक्ट का मिड गट, उसकी एपिथेलियल वॉल पे कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। तो देखो यहाँ पर ये एपिथेलियम दिखाई जा रही है इंसेक्ट की, उस पे ना आपको ऐसे कुछ रिसेप्टर दिखाए जा रहे हैं, राइट। तो इन रिसेप्टर पे जाके, ऐसे ये जो रिसेप्टर है ना, इन पे जाके ये टॉक्सिन बाइंड कर जाता है। तो ये टॉक्सिन जाके देखो रिसेप्टर पे यहाँ पर बाइंड कर गया, ओके। सो बाइंडिंग कहाँ हुई, मिडगट के एपिथेलियम रिसेप्टर्स पे टॉक्सिन बाइंड कर गया। टॉक्सिन के बाइंड होते ही यहाँ पर जो गट की मेम्ब्रेन है उसमें कुछ पोर्स डेवलप होने लगेंगे। क्या होने लगेंगे, पोर्स का डेवलपमेंट। तो यहाँ पर पोर्स का डेवलपमेंट होते ही दैट मीन्स यहाँ पर परफोरेशन अकर करेगा। परफोरेशन मतलब पोर्स का डेवलपमेंट, और उसकी वजह से जो सेल्स हैं वो लाइस करने लगेंगे, ब्रेक डाउन करने लगेंगे। लाइसिंग होगी सेल्स की, स्वेलिंग देखने को मिलेगी, और स्वेलिंग की वजह से एंड यू नो ऑल दीज रिएक्शंस की वजह से दिस कैटरपिलर और दिस पेस्ट विल डाई ऑफ। इस तरीके से आपने देखा कि ये जो स्पेसिफिक बीटी टॉक्सिन प्रोटीन है वो क्या कर रहा है, इंसेक्ट को किल कर रहा है। इसकी एक्टिविटी देखी आपने। तो बस हमने क्या ही किया है, हमने वो बीटी टॉक्सिन वाला जीन इंसर्ट किया अपने कॉटन प्लांट के अंदर। उस प्लांट के लीफ को जब ये पर्टिकुलर कैटरपिलर जो है वो इंजेस्ट करेगा तो वो जो प्रोटॉक्सिन है वो टॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा इनसाइड द गट, राइट। और गट में टॉक्सिन में जैसे ही वो कन्वर्ट हुआ तो गट के मिड गट पे प्रेजेंट जो एपिथेलियल रिसेप्टर्स हैं उस पर बाइंड करेगा और वहां पर परफोरेशन करेगा, मतलब पोर्स कॉज करेगा, लाइसिस करेगा सेल्स की, मतलब उसको ब्रेक करेगा, और स्वेलिंग कॉज करके उस इंसेक्ट की डेथ कॉज कर देगा। गॉट इट। आपको एक्शन समझ में आया कैसे वर्क किया, ओके। सो लेट्स सी कि क्या इफेक्ट होता है, उसको हम समराइज भी कर लेते हैं। तो जो एक्टिवेटेड टॉक्सिन प्रेजेंट था, राइट, वो बाइंड करता है विद द सरफेस ऑफ द मिडगट एपिथेलियल सेल्स, क्योंकि हमारे रिसेप्टर्स प्रेजेंट थे, और वहां पर कुछ पोर्स क्रिएट करता है। दैट मींस ये परफोरेशन करता है, स्वेलिंग कॉज करता है और लाइसिस कॉज करता है सेल की, एंड इवेंचुअली लीड्स टू द डेथ ऑफ द इंसेक्ट। इतनी बात समझ में आ गई ना, ओके। सो ये तो बात थी अबाउट द बीटी कॉटन। इस तरीके से हम पेस्ट रेजिस्टेंट कॉटन प्लांट डेवलप कर पाए। इवन देखो अब बात करते हैं टेक्निकलिटीज की। तो जो टॉक्सिक प्रोटीन है
जो कि एक्चुअली में बाइंड कर रहा है टू द रिसेप्टर, उस टॉक्सिक प्रोटीन का भी नाम है, और जो टॉक्सिक प्रोटीन सिंथेसाइज करने वाला जीन है उसका भी नाम है। अब नाम देखते हैं। टॉक्सिक प्रोटीन का नाम है क्राई प्रोटीन। क्या नाम है? क्राई प्रोटीन। क्राई वर्ड का मतलब क्राई रोने वाला नहीं है, क्राई कम्स फ्रॉम द वर्ड क्रिस्टल, राइट? तो यहां पर ये क्राई प्रोटीन है, ठीक है। अब देखो एक चीज कन्वेंशनली याद रखो, प्रोटीन का नाम कैपिटल लेटर से लिखना है, सी कैपिटल होना चाहिए, बट इसको कोड करने वाला जो जीन है उसका भी नाम क्राई ही है, बट डिस्टिंग्विश करने के लिए जो सी लिखा जाएगा, जो फर्स्ट लेटर होगा जीन का, वो स्मॉल लेटर से होना चाहिए। सो इट इज एनकोडेड बाय, ये जो टॉक्सिक प्रोटीन है वो एक्चुअली एनकोड होता है बाय दिस क्राई जीन। तो नाम इसका भी क्राई है, बट स्मॉल लेटर से लिखा जाएगा तो वो जीन की बात हो रही है, कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा तो वो बात हो रही है किसकी? प्रोटीन की। डोंट फॉरगेट दिस, फाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये गलती जो बच्चे बोर्ड्स में अपीयर करने वाले हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, वो गलती एग्जाम में नहीं करके आना है, राइट? वैसी गलतियां। ओके, अब देखो ये बात भी बता दो, जो जीन है जो इन पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्रोटीन्स को बनाते हैं वो अलग अलग स्पीशीज ऑफ पेस्ट के अगेंस्ट स्पेसिफिक है। जैसे कि बताता हूं, एक स्पेसिफिक जीन है जिसका नाम है Cry1AC और दूसरा ही Cry2AB। Cry1AC और Cry2AB दोनों के दोनों जीन्स हैं और दोनों के दोनों एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ पेस्ट के अगेंस्ट वर्क करते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं, एंड दे वर्क अगेंस्ट द कॉटन बोलवर्म्स। कॉटन बोल जानते हो ना? कॉटन का जो फ्रूट होता है उसको हम बोल कहते हैं, राइट? तो कॉटन के फ्रूट के अंदर जो सीड्स होते हैं और जो लिंटन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, वो एक्चुअली उन पे ही अटैक करते हैं, तो इसलिए उनका नाम दिया कॉटन बोलवर्म्स। उनके अगेंस्ट जो स्पेसिफिक टॉक्सिन बनना है वो ये दो जीन बनाते हैं, राइट? और कोई जीन नहीं बनाएगा। दूसरा अगर मैं बात करूं, दूसरा टाइप का जो एक जीन है जिसका नाम है Cry1AB। देखो यहाँ पर Cry1AC और Cry2AB है, बट यहाँ पर Cry1AB है। Cry1AB एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ पेस्ट के अगेंस्ट टॉक्सिन प्रोटीन बनाता है, विच इज द कॉर्न बोरर्स के अगेंस्ट। तो ये कॉर्न बोरर्स के अगेंस्ट वर्क करते हैं। सो रिमेंबर, जो आपका Cry1AC और Cry2AB है वो कॉटन बोलवर्म्स के, ये कॉटन बोलवर्म दिखाया जा रहा है। सो दिस इज कॉटन बोलवर्म और ये है आपका कॉर्न बोरर, ठीक है? तो याद रखना है कॉटन बोलवर्म के अगेन Cry1AC एंड Cry2AB, और यहां पर कॉटन बोरर के अगेन Cry1AB, ठीक है? डोंट फॉरगेट, ऑल दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चलो। सो ये तो बात होगी बीटी कॉटन की। अब ये जो क्राई जीन है इसको और भी क्रॉप्स में इंट्रोड्यूस करके हमने और भी पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप बनाए हैं। फॉर एग्जांपल, हमने ना केवल बीटी कॉटन बनाया है, बीटी ब्रिंजल भी बनाया है, जो कि आपको इंडिया में देखने को मिलेगा ग्रो होते हुए। इवन बीटी कॉर्न भी बनाया है। सो दिस इज अवर बीटी ब्रिंजल एंड दिस इज बीटी कॉर्न। सो इस बीटी जीन का इस्तेमाल करके आपने देखा कैसे आप पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स डेवलप कर सकते हो, लाइक कॉटन, ब्रिंजल एंड कॉर्न। सो आई होप नाउ जो पहला पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप था वो आपको क्लियरली समझ में आया होगा बीटी कॉटन के बारे में। तो बच्चों, अनदर जो हमें एग्जांपल मिलता है दैट इज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ नीमाटोड रेजिस्टेंट प्लांट्स, राइट? तो आपको पता है नीमाटोड्स जो है वो बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर रहकर पैरासाइट्स के फॉर्म में उनको अफेक्ट करते हैं। एंड वन सच नीमाटोड का जो आपको एग्जांपल मिलता है, इट इज ऑफ मिलॉइडोगाइने इनकॉग्निटा, जो कि एक स्पेसिफिक प्लांट जिसका नाम है टोबैको प्लांट के रूट्स में रहता है, राइट? और वहां पर इन्फेक्शन कॉज करता है। सो ये जो मिलॉइडोगाइने इनकॉग्निटा नाम का नीमाटोड है, ये टोबैको प्लांट में जिस जगह पर भी रहता है ना, वहां पर इन्फेक्शन कॉज करता है और वहां पे कट्स लगाता है। उन कट्स के बनने की वजह से वहां पर आपको कुछ आउटग्रोथ्स देखने को मिलती हैं, जिन्हें हम नॉट्स बुलाते हैं। तो ये आपको जो आउटग्रोथ्स देखने को मिल रही है ना, ये आउटग्रोथ्स जो है दे आर कॉल्ड नॉट्स। क्या कहते हैं इनको? हम नॉट्स बुलाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ये जो मिलॉइडोगाइने इनकॉग्निटा है, ये टोबैको प्लांट्स के रूट में एक डिजीज कॉज करता है, विच इज कॉल्ड द रूट नॉट डिसीज। सो इट कॉजेस रूट नॉट डिजीज। आगे बात समझ? ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर मुझे अपने प्लांट को, टोबैको प्लांट को इस नीमाटोड के अटैक से बचाना है,
उसको रेजिस्टेंट बनाना है इस नीमाटोड के अगेंस्ट, तो हमें ऐसी कौन सी टेक्निक अप्लाई करनी होगी? तो एक नोवेल स्ट्रैटेजी हम अपनाते हैं, क्योंकि क्या होता है ना, जब ये नीमाटोड इन्फेक्ट करता है इस टोबैको प्लांट को, तो प्लांट की जो यील्ड है ना वो बहुत बुरी तरह से अफेक्ट हो जाती है। तो वो ज़्यादा अफेक्ट ना हो, इसके लिए हमें अपने प्लांट को ही नेमाटोड रेजिस्टेंट बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम एक नोवेल टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं जिसे हम बुलाते हैं आरएनए इंटरफेरेंस। मतलब यहाँ पर जिसे हम शॉर्टली आरएनए आई लिखते हैं, तो शॉर्ट स्मॉल आई के फॉर्म में आगे लिख देंगे। तो ये जो आरएनए इंटरफेरेंस है, जैसा कि नाम बता रहा है, यहाँ पर एक आरएनए मॉलिक्यूल दूसरे आरएनए मॉलिक्यूल के फंक्शनिंग में इंटरफेयर करेगा। ओके, तो यहाँ पर आप देखते हो कि एक डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जो है वो mRNA जो कि आगे जाके प्रोटीन बनाता है ना, उसकी एक्टिविटी को साइलेंस कर देगा, मतलब उसको अपनी एक्टिविटी नहीं करने देगा। जब mRNA साइलेंस हो जाएगा, अपनी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पाएगा, तो वो प्रोटीन में नहीं बनेगा, राइट। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए है, ये mRNA पे जाके बाइंड करता है, क्योंकि इसके पास जो सीक्वेंस प्रेजेंट होता है ना, वो इसके कॉम्प्लीमेंट्री होता है mRNA के। तो देखा गया है कि प्रेजेंस ऑफ अ डबल स्टैंडर्ड आरएनए जो है वो mRNA की फंक्शनिंग को डिसरप्ट करता है, इंटरफियर करता है टू फॉर्म द प्रोटीन, एंड दैट इज व्हाई हम कहते हैं जो आरएनए इंटरफेरेंस है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ mRNA साइलेंसिंग। सो इट वर्क्स ऑन mRNA साइलेंसिंग। आगे बात समझ इतनी? तो अब जानते हैं थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन अबाउट दिस आरएनए इंटरफेरेंस और कैसे ये वर्क करता है। अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताना चाहता हूं अबाउट दिस आरएनए इंटरफेरेंस। आरएनए इंटरफेरेंस एक ऐसा सेल्यूलर डिफेंस मैकेनिज्म है जो हर यूकैरियोटिक सेल शो करता है। सो आरएनए इंटरफेरेंस क्या है? एक ऐसा सेल्यूलर डिफेंस मैकेनिज्म अडॉप्टेड बाय ऑल यूकैरियोटिक सेल। इस बात को याद रखना है, ये सारे यूकैरियोटिक सेल्स शो करते हैं। अब ये मैकेनिज्म वर्क करता कैसे है, इसको हम देखते हैं। सो इसके लिए मैं आपको एक डायग्रामेटिक व्यू के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा, हाउ डज दिस एंटायर थिंग वर्क्स। सो हम यहाँ पर ना एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन लेने वाले हैं। इमेजिन करो ये एक सेल की बाउंड्री मैंने दिखा रखी है, ठीक है? ओके, आपको सिर्फ ऐसे समझना है अंडरस्टैंडिंग के तौर पे। अब इमेजिन करते हैं कि नॉर्मली आपने जो सेंट्रल डॉगमा पढ़ा है वो तो आपको याद ही होगा ना, कि जो फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो हमेशा यूनिडायरेक्शनल है, राइट? तो आपको पता है, जैसे अगर मेरे पास सपोज एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, राइट? ये डबल स्टैंडर्ड जो डीएनए है, ये अपॉन ट्रांसक्रिप्शन फॉर्म करता है एक सिंगल स्टैंडर्ड एमआरएनए, राइट? ये आपको पता ही होगा। और यहां पर आपको एक चीज पता भी होगी कि यहां पर अगर मैं इसको दिखाऊं इस तरीके से, डबल स्टैंडर्ड आपका डीएनए है, बट दोनों स्ट्रैंड में से ट्रांसक्रिप्शन में केवल एक स्ट्रैंड पार्टिसिपेट करती है। कौन सी स्ट्रैंड होती थी वो? उसको हम टेम्पलेट स्ट्रैंड बुलाते थे फॉर ट्रांसक्रिप्शन। उसकी पोलैरिटी होती थी फ्रॉम 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन, जिसके कॉम्प्लीमेंट्री बनता था mRNA। तो ये मेरा जो mRNA है वो कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा टू द 3 प्राइम 5 प्राइम डीएनए टेम्पलेट। इसका मतलब इसकी पोलैरिटी क्या होगी? 5 प्राइम 3 प्राइम डायरेक्शन की। कुछ कॉन्सेप्ट्स याद करने पड़ेंगे आपको। देखो, 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाला जो स्ट्रैंड है, जो टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह एक्ट करता है, उसे हम एक और नाम से बुलाते हैं, वी इवन कॉल इट एंटी सेंस स्ट्रैंड। क्या बुलाते हैं? एंटी सेंस स्ट्रैंड। इसको मैं मेंशन कर देता हूं फॉर यू टू रिमेंबर। सो जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाला डायरेक्शन है स्ट्रैंड का, दिस इज कॉल्ड एंटी सेंस स्ट्रैंड। और जो 5 प्राइम से 3 प्राइम वाला स्ट्रैंड है, इसे हम बुलाते हैं द सेंस स्ट्रैंड। क्या बुलाते हैं? सेंस स्ट्रैंड, ठीक है? सेंस क्यों बुलाते हैं? इसको हम कोडिंग स्ट्रैंड भी बुलाते थे, ये नॉन टेम्पलेट थी ना। क्यों? क्योंकि यही सीक्वेंस को, अगर हम इस स्ट्रैंड की सीक्वेंस को रीड करेंगे ना, वही सेम सीक्वेंस आपको एमआरएनए पे मिलता है, एक्सेप्ट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टी एंड यू। तो डीएनए में जहां पर टी होगा, बस वो यू से रिप्लेस हो जाएगा एमआरएनए में। याद आ गया वो कॉन्सेप्ट? तो अगर हम 5 प्राइम टू 3 प्राइम यानी कि सेंस स्ट्रैंड का डायरेक्शन रीड कर लेते हैं ना, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस सेम आपको मिलता है ऑन दी एमआरएनए, बट विद द एक्सेप्शन ऑफ टी रिप्लेस्ड बाय यू। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया। ओके, और आपको पता है ये जो एमआरएनए है, ये अंडरगो करता है
ट्रांसलेशन टू फॉर्म अ प्रोटीन। ठीक है, तो ये प्रोटीन बना देता है इस तरीके से। गॉट दिस थिंग वेल? ये कॉन्सेप्ट याद है आप सभी को? ठीक है, अगर ये कॉन्सेप्ट याद है तो आगे की चीजें अब यहां से क्लैरिटी मिलती जाएगी। देखो, इमेजिन करो कि इस सेल्यूलर सिस्टम के अंदर एक वायरस इंफेक्शन कॉज करता है। अब आपको पता है वायरस में बहुत सारे वायरसेस ऐसे हैं जिनके पास आरएनए एज जेनेटिक मटेरियल होता है, राइट? और आरएनए में भी वहां पर डबल स्टैंडर्ड आरएनए जेनेटिक मटेरियल की फॉर्म में होगा। ठीक है, तो लेट्स सपोज मान लेते हैं कि ये जो मेरा सेल है इस पे अटैक करता है दिस पर्टिकुलर वायरस। ये वायरस ने अटैक किया है। सो दिस वायरस हैज अटैक्ड आवर सेल, और इसका जो जेनेटिक मटेरियल है उसको भी दिखा देता हूं, वो एक डबल स्टैंडर्ड आरएनए होगा। सो यहां से इसका जो आरएनए है वो आ रहा है इनटू द सेल्यूलर सिस्टम। सो ये है इसका डबल स्टैंडर्ड आरएनए। और मैंने बताया था ये जो आरएनए इंटरफेरेंस है ये तभी बिगिन होगा बॉडी के अंदर या फिर सेल के अंदर, तभी ट्रिगर होता है जब एक डबल स्टैंडर्ड आरएनए एनकाउंटर होता है सेल के अंदर। ठीक है, ओके। तो ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए एंटर कर रहा है। जैसे ही डबल स्टैंडर्ड आरएनए आएगा हमारा सेल्यूलर सिस्टम एक्टिवेटेड हो जाएगा और सेल के अंदर प्रेजेंट कुछ राइबोन्यूक्लियेज जिन्हें हम बुलाते हैं डाइसर प्रोटीन्स, मतलब कुछ ऐसे प्रोटीन जो कि राइबोन्यूक्लियस एक्टिविटी शो करते हैं। राइबोन्यूक्लियस बोले तो राइबोन्यूक्लिक एसिड्स को कट करने की, डाइजेस्ट करने की एक्टिविटी शो करते हैं। तो यहां पर कुछ ऐसे आपको प्रोटीन्स मिलेंगे जिन्हें हम बुलाते हैं डाइसर प्रोटीन्स, जो कि क्या है, एक टाइप के आरएनएज हैं। तो आरएनएज क्या करता है, आरएनए को कट करता है, राइट? तो इसका मतलब ये जो आरएनएज है या फिर डाइसर प्रोटीन्स हैं ये भी हमारे आरएनए को छोटे छोटे ऐसे पीसेस में कट कर देंगे। क्या करेंगे, छोटे छोटे ऐसे पीसेस में कट कर देते हैं। ठीक है, तो इसने क्या किया है, डाइसर प्रोटीन्स ने कट किया, तो हमारे जो फ्रैगमेंट्स हैं डीएनए के, सॉरी आरएनए के, वो कैसे दिखाई देंगे, कुछ इस तरीके से। देखो यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर ऐसा एक फ्रैगमेंट मिल जाएगा और इनका फ्रैगमेंट का साइज करीबन 21 बेस पेयर लॉन्ग होता है। ठीक है, सिर्फ 21 बेस पेयर लॉन्ग। तो यानी कि इसने क्या किया, इस डीएनए को छोटे छोटे पीसेस में कट कर दिया। ये जो स्मॉल आरएनए के पीसेस हैं यही जाके आगे आप देखोगे इस एमआरएनए की, ये मेरा क्या था, एमआरएनए, इस एमआरएनए की फंक्शनिंग में इंटरफियर करेंगे। इसीलिए इन स्मॉल आरएनए सेगमेंट्स को हम बुलाते हैं एसआईआरएनए। क्या बुलाते हैं, एसआईआरएनए। अब एसआई का मतलब क्या होता है, देखो इसका नाम लिख लेते हैं हम यहाँ पर, इसका नाम प्लीज मेंशन कर लो, दैट इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो एसआईआरएनए मींस, मैं इसको प्रॉपर लिख देता हूं, स्मॉल इंटरफियरिंग आरएनए। तो ये क्या हो गए, स्मॉल इंटरफियरिंग आरएनए। सो एसआईआरएनए मींस स्मॉल इंटरफियरिंग आरएनए। यही स्मॉल पीसेस ऑफ आरएनए जाके इंटरफियर करेंगे विद द फंक्शनिंग ऑफ दिस एमआरएनए। तो यहाँ पर एक एसआईआरएनए को थोड़ा सा बड़ा जूम आउट करके देख लेते हैं। इसकी स्टैंड्स को ना मैं सेपरेट कर लेता हूँ फॉर अस टू अंडरस्टैंड इट वेल। सो मैंने क्या किया है, एक एसआईआरएनए को इस तरीके से थोड़ा सा कम कॉम्प्लिकेट करते हुए दिखा रहा हूँ। सो ये मान लेते हैं इनकी स्ट्रैंड्स हो गई। ठीक है, मैंने इसको थोड़ा जूम करके दिखाया है, तो ये जूम्ड वर्जन है। अब देखो यहाँ पर इसकी पोलैरिटी ले लेते हैं, राइट? पोलैरिटी में मैंने यहाँ पर लिया हुआ है 3 प्राइम 5 प्राइम स्ट्रैंड और यहाँ पर 5 प्राइम 3 प्राइम स्ट्रैंड। अब आपको पता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम रीडिंग वाली जो स्ट्रैंड होती है वो है हमारी सेंस स्ट्रैंड, राइट? और जो हमारी 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाली है वो एंटी सेंस स्ट्रैंड है, ये वाली, राइट? इस तरीके से यहाँ पर ऐसे बॉन्डेज है। ठीक है, ओके। तो ये मेरा क्या है, एसआईआरएनए। अब क्या होता है, जैसे ही ये एसआईआरएनए की यहाँ पर पीसेस मिलते हैं इन द सेल, अनदर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स जो है वो इसको एनकाउंटर करेगा। तो एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स मिलता है हमको इस तरीके से, जो कि मैं दिखा देता हूं। सो एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, यहाँ पर मैं इसको कॉम्प्लेक्स प्रोटीन लिख देता हूं। सो कुछ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स आएंगे और इस पर्टिकुलर स्मॉल जो इंटरफेयरिंग आरएनए हैं उनके
एंटी सेंस स्ट्रैंड के साथ बाइंड कर जाएंगे। क्या कर रहे हैं देखो, ये कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स आ रहे हैं, राइट। कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स siRNA के एंटी सेंस स्ट्रैंड के साथ बाइंड कर रहे हैं और सेंस स्ट्रैंड को बाहर किक ऑफ कर दे रहे हैं। तो सेंस स्ट्रैंड तो चली गई, राइट, सेंस स्ट्रैंड बाहर निकल गई, ओनली एंटी सेंस स्ट्रैंड इज लेफ्ट नाउ। तो ये जो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स along with the antisense strand है of the RNA siRNA, इस entire complex को हम एक नाम देते हैं, we call it RISC। इसको क्या बुलाते हैं? RISC, which stand for RNA induced silencing complex। इतनी बात समझ में आई? तो ये क्या बना लेते हैं? RISC, which is the RNA induced silencing complex। ये RISC जाके अब बाइंड कर जाएगा किसके साथ? mRNA के साथ। तो ये जाएगा और ये कैसे अटैक करेगा किसके ऊपर? हमारे mRNA पे। सो mRNA पे सपोज इसने इस तरीके से बाइंडिंग कर ली, लाइक दिस। और बाइंडिंग कैसे हुई होगी? बिकॉज यहां पर जो सीक्वेंस था आपके इस एंटी सेंस स्ट्रैंड का, वो कॉम्प्लीमेंट्री था टू दी रीजन ऑफ रीजन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ऑन दिस mRNA, जो हमने ऑलरेडी यहां पर फंक्शनल करवाना था। सो व्हाट हैपेंस इज ये जाके बाइंड कर गया। अब आपको पता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो राइबोसोम्स हैं जिस mRNA पे एक्ट करते हैं वो तो सिंगल स्टैंडर्ड है ना। जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन रीड की जाती है, जेनेटिक कोड रीड किया जाता है, वो तो एक सिंगल स्टैंडर्ड RNA पे किया जाता है। बट यहाँ तो डबल स्टैंडर्ड हो गया। तो जो राइबोसोम्स है ना, वो राइबोसोम्स आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो अगर मैं आपको राइबोसोम्स का वो दिखाऊं, तो ये जो राइबोसोम्स हैं वो आगे मूव नहीं कर पाएंगे, बिकॉज आगे क्या है, यहाँ पर डबल स्टैंडर्ड RNA का सेगमेंट प्रेजेंट है। अब जैसे ही यहाँ पर ये आगे मूव नहीं कर पाता है, तो देयर इज रिलीज ऑफ अनदर टाइप ऑफ प्रोटीन्स, और वो भी राइबोन्यूक्लियस हैं जिन्हें हम बुलाते हैं स्लाइसर प्रोटीन्स। क्या बुलाते हैं? स्लाइसर प्रोटीन्स। तो यहाँ पर कुछ स्लाइसर प्रोटीन्स रिलीज होंगे जो कि जिस जगह पर डबल स्टैंडर्ड RNA है उसको वहां पर कट कर देंगे। तो ये क्या है? दीज आर अवर, इसको मैं यहाँ पर सेपरेटली मेंशन कर देता हूं, ये है स्लाइसर प्रोटीन। ठीक है, तो इस स्लाइसर प्रोटीन क्या करेगा? जैसे ही डबल स्टैंडर्ड RNA को एनकाउंटर करेगा, वहां पर कट लगाएगा और इस mRNA को सेवरल फ्रैगमेंट्स में ब्रेक कर देगा। अब mRNA ब्रेक हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या वो प्रोटीन जो बनना चाहिए था अपॉन दी ट्रांसलेशन ऑफ दिस mRNA वो बनेगा? जी नहीं। तो ट्रांसलेशन विल बी अफेक्टेड, प्रोटीन विल नॉट बी सिंथेसाइज्ड। तो इस तरीके का ये सेल्यूलर डिफेंस मैकेनिज्म आपको मिलता है इनसाइड ऑल यूकैरियोटिक सेल्स, और इसी को हम RNA इंटरफेरेंस बुलाते हैं। तो जल्दी से अगर मैं क्विकली आपको रिवाइज कराऊं, तो देखो, जैसे ही एक सेल के अंदर, एक सेल मशीनरी के अंदर डबल स्टैंडर्ड RNA आता है, चाहे किसी भी वायरस की इन्फेक्शन से क्यों ना हो, राइट, तो जैसे ही एंट्री होगी, एंट्री होते ही दे विल बी एनकाउंटर्ड बाय सम राइबोन्यूक्लियस प्रोटीन जिनका नाम था डाइसर प्रोटीन, जो कि इनको कट कर देते हैं स्मॉल स्मॉल पीसेस में। स्मॉल पीसेस को हम बुलाते हैं siRNA, स्मॉल इंटरफेयरिंग RNA, राइट। और ये स्मॉल इंटरफेयरिंग RNA का जो एंटी सेंस स्ट्रैंड है वो बाइंड करता है विद सम कॉम्प्लेक्स प्रोटीन फॉर्मिंग अ RNA induced silencing complex, which is RISC, जो कि आगे जाके बाइंड कर जाता है being complementary with the mRNA उसके स्पेसिफिक रीजन से। जैसे ही बाइंडिंग होगी, राइबोसोम आगे मूव नहीं कर पाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाएगा। बाइंडिंग करने के टाइम पर जैसे ही एनकाउंटर होता है एक डबल स्टैंडर्ड RNA रीजन, तो रिलीज होते हैं प्रोटीन्स कॉल्ड स्लाइसर प्रोटीन, जो कि उस डबल स्टैंडर्ड वाले रीजन से वहां पर mRNA को कट कर देते हैं। कट करने की वजह से क्या होगा? mRNA जो है वो पीसेस में ब्रेक हो जाएगा, ट्रांसलेशन होगा नहीं, प्रोटीन नहीं बनेगा। दिस इज RNA इंटरफेरेंस। और इस RNA इंटरफेरेंस में हमने क्या किया है? इस mRNA की फंक्शनिंग को साइलेंस कर दिया है। ओके, किसने किया है? एक्चुअली इस डबल स्टैंडर्ड RNA ने। तो ये डबल स्टैंडर्ड RNA नहीं आया होता तो ये mRNA फंक्शनल ही रहता, बट सिंस इस डबल स्टैंडर्ड RNA के कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस ने क्या किया है? इसको साइलेंस कर दिया है। दैट इज व्हाई वी से RNA इंटरफेरेंस वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ mRNA साइलेंसिंग। आ गई ना बात समझ? तो अब RNA इंटरफेरेंस आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं ये RNA इंटरफेरेंस का हम इस्तेमाल करके नीमाटोड रेजिस्टेंट प्लांट कैसे बनाते हैं। अब इसको भी समझते हैं, चलो। तो यहाँ पर देखने वाले हैं यूज ऑफ RNA इंटरफेरेंस इन जनरेटिंग नीमाटोड रेजिस्टेंट प्लांट्स।
ओके, यहां पर देखते हैं, लेट्स इमेजिन कि हमारे पास हमारा ये नीमाटोड है। तो यहां पर लेट्स कंसीडर कि ये स्पेसिफिक जो वर्म मैंने बनाया है ये एक नीमाटोड है, ठीक है। अब ये नीमाटोड की फंक्शनिंग के लिए एक स्पेसिफिक, ऑब्वियसली कुछ प्रोटीन्स इसकी रेगुलेटरी फंक्शनिंग करते होंगे ना, प्रोटीन्स हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, तो ऑब्वियसली इस नीमाटोड का भी होगा। इसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए भी कुछ रिक्वायर्ड प्रोटीन्स हुआ करते होंगे या होते होंगे। अगर मैं उन स्पेसिफिक कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन के एक जीन को आइसोलेट कर दूं, किसी भी एक स्पेसिफिक, है ना, तो इस नीमाटोड का एक स्पेसिफिक जीन मैंने आइसोलेट किया। सो व्हाट आई हैव डन नाउ, सो इस नीमाटोड से मैंने एक स्पेसिफिक जीन को आइसोलेट किया। ओके, सो स्पेसिफिक जीन या नीमाटोड स्पेसिफिक जीन हैज बीन आइसोलेटेड। अब इसको मैं ऐसे दिखा भी देता हूं, तो ये मेरा जीन है। इस जीन को मैं क्लोन करूंगा इनसाइड दी एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस। याद है आप सभी को वेक्टर की तरह हम इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियन नाम का जो प्लांट बेस्ड वेक्टर है उसका इस्तेमाल करके हम इस जीन को ट्रांसफर करेंगे इनटू द प्लांट सेल। तो यहां पर इस स्पेसिफिक जीन को मैं क्या करने वाला हूं, मैं इसको इस बैक्टीरियम के थ्रू, जिसका नाम है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस, के थ्रू ट्रांसफर करवाऊंगा इनटू द प्लांट सेल। अब प्लांट सेल भी बड़ा सा बना देता हूं फॉर यू टू अंडरस्टैंड नाउ। सो प्लांट सेल को मैं बना देता हूं यहां पर। ओके, थोड़ा और क्लैरिटी हो जाए तो भाई सेल वॉल भी बना दी। सो दिस इज द प्लांट सेल, राइट। सो दिस इज अ प्लांट सेल, फाइन। अब देखो मैंने क्या किया है, मैंने इस जीन को लिया, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियन का इस्तेमाल करके इसको प्लांट सेल या जो मेरा होस्ट प्लांट है उसके अंदर ट्रांसफर किया। होस्ट प्लांट टोबैको प्लांट होगा जिसको मुझे नीमाटोड रेजिस्टेंट बनाना है। तो मैंने क्या किया, मैंने उस टोबैको प्लांट का एक स्पेसिफिक सेल लिया जिसके अंदर इस जीन को ट्रांसफर करवाया यूजिंग दिस वेक्टर। तो यहां पर ये वेक्टर की तरह इस्तेमाल हो रहा है, फाइन। एंट्री हो गई। अब देखो यहां पर मैं क्या करूंगा, कन्वीनियंस के लिए इस स्पेसिफिक जीन को सेपरेटेड दिखाऊंगा, मतलब इसकी मैं दिखाऊंगा दोनों स्ट्रैंड्स। तो देखो 5 प्राइम 3 प्राइम और 3 प्राइम 5 प्राइम, ठीक है। और आपको पता है डबल स्ट्रैंडेड है तो इस बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे। ये मेरा आ गया है द जीन, ठीक है। ओके, अब मैं क्या करूंगा, नॉर्मली आपको पता है जब भी एक जीन एक्सप्रेस करता है तो ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पे डीएनए की दोनों स्ट्रैंड्स पार्टिसिपेट नहीं करती है, केवल एक स्ट्रैंड करती है। कौन सी स्ट्रैंड थी वो, एंटी सेंस स्ट्रैंड, जिसकी पोलैरिटी थी 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन। बट जिस जीन को मैंने यहां पर ट्रांसफर करवाया है प्लांट सेल के अंदर, मैं ये इंश्योर करूंगा कि इस बार एक स्ट्रैंड नहीं, दोनों की दोनों स्ट्रैंड्स अपने आप को एक्सप्रेस करें। तो इसका मतलब मैं क्या करने वाला हूं, पहली चीज तो इन दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट करूंगा। तो ये एक स्ट्रैंड सेपरेट हो गई, दूसरी स्ट्रैंड ये सेपरेट हो गई। एक की पोलैरिटी 5 प्राइम 3 प्राइम 3, दूसरी की थी 3 प्राइम 5 प्राइम। दोनों को मैं एक्सप्रेस कर पाऊंगा। फिर यहां पर दोनों अंडरगो करेंगे ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्शन अंडरगो किए तो दोनों ने क्या बनाए, ऑब्वियसली बनाए होंगे एमआरएनए। तो ये एक एमआरएनए बना, इसकी पोलैरिटी क्या होगी 3 प्राइम टू 5 प्राइम, राइट। ओके, और इसने भी एक एमआरएनए बनाया, इसकी पोलैरिटी होगी 5 प्राइम टू 3 प्राइम, क्योंकि ऑब्वियसली ये दोनों स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री बने होंगे, ठीक है। अब आपको पता है जब ये दोनों स्ट्रैंड डीएनए की आपस में कॉम्प्लीमेंट्री थी और उनके कॉम्प्लीमेंट्री मैंने आरएनए बनाए हैं, तो कहीं दोनों के दोनों ये जो आरएनए बने हैं ये भी आपस में कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होंगे? ऑब्वियसली होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली ये कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स के ही कॉम्प्लीमेंट्री हैं। इसका मतलब ये दोनों के दोनों जो आरएनए हैं ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होने की वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू जुड़ जाएंगे, लिंक हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये दोनों लिंक कर जाएंगे एज डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो एक के पास होगी पोलैरिटी 3 प्राइम 5 प्राइम और एक के पास होगी 5 प्राइम 3 प्राइम, रीडिंग इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। तो आपने क्या देखा, यहां फॉर्मेशन हो चुका है एक डबल स्ट्रैंडेड
आरएनए का। बस इतना सा ही काम करना था। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन चुका, राइट। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए की ही रिक्वायरमेंट होती है टू इंड्यूस आरएनए इंटरफेरेंस वाला जो मैकेनिज्म है, राइट। अब अगर मुझे उसको वापस उसको स्टार्ट करवाना है, उसको इंड्यूस करवाना है, उसके लिए मुझे डबल स्ट्रैंडेड आरएनए चाहिए। वो मैंने इस प्लांट सेल के अंदर बनवा लिया। अब प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट है डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, ऑलरेडी प्रेजेंट है। अब क्या होगा, जब मिलॉइडोगाइने इनकॉग्निटा नाम का वो जो निमेटोड है, जैसे ही उस प्लांट सेल को इंजेस्ट करेगा, खाएगा, तो उसके अंदर ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए आ जाएगा उसके सेल्यूलर सिस्टम में, जो कि वहां पर ट्रिगर कर देगा आरएनए इंटरफेरिंग कॉम्प्लेक्स को। और जब आरएनए इंटरफेरेंस वाला मैकेनिज्म बिगिन होगा तो आपको पता ही है क्या होने वाला है। आइए देखते हैं, समझते हैं। सो मैंने क्या किया, अपने प्लांट सेल के अंदर बना लिए डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। कैसे बनाए वो मैंने बता दिया अभी पिछले स्टेप में। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन गया। अब आपको पता है प्लांट सेल के अंदर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रेजेंट है, तो प्लांट का भी तो आरएनए इंटरफेरेंस वाला मैकेनिज्म है वो बिगिन करेगा। तो प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट डाइसर प्रोटीन जाके इस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को छोटे छोटे पीसेस में कट कर देंगे, राइट। तो इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर देंगे कौन, ये डाइसर प्रोटीन्स। डबल स्ट्रैंडेड को छोटे छोटे पीसेस में कट कर दिया, ठीक है। तो ये बन गए हमारे स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनएस। अब नाउ व्हाट हैपेंस, जब मिलॉइडोगाइने इनकॉग्निटा नाम का ये जो हमारा स्पेसिफिक निमेटोड है, ये इसकी बॉडी दिखाई जा रही है, ठीक है, और ये इसका माउथ पोर्शन है जो उसको कट कर रहा है। तो जैसे ही प्लांट सेल को ये कट करेगा, तो इंजेस्शन के टाइम जब वो अंदर ले रहा है अपने फूड को, अपने सैप को अंदर ले रहा है, सेल का कंटेंट अंदर ले रहा है, उस टाइम पर ये स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनएस भी इसके अंदर आ जाएंगे। तो इसके गट के थ्रू होते हुए इसकी बॉडी के अंदर कौन पहुंच गया, दिस आरएनए, राइट, स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए। तो siRNA इज बीइंग अपटेकन बाय दिस निमेटोड। तो निमेटोड ने ले लिया, ओके। अब आपको पता है फाइनली क्या होने वाला है, जैसे ये siRNA ऑलरेडी यहां पर इस सेल के अंदर पहुंचेंगे, तो siRNA किससे बाइंड करता है, विद सम कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स फॉर्मिंग RISC। तो RISC कॉम्प्लेक्स नहीं बन जाएगा, पूरा मैकेनिज्म वही रिवाइज करो, RISC कॉम्प्लेक्स बनेगा, क्योंकि आपको याद था वो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन बाइंड करते थे इन स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए के एंटीसेंस स्ट्रैंड के साथ, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री होती है टू दी mRNA। तो जैसे ही वो एंटीसेंस स्ट्रैंड अपने mRNA के अंदर, देखो ये mRNA है नीचे वाला, राइट, इस mRNA के अंदर अपने स्पेसिफिक कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस को फाइंड करेगी, उससे जाके बाइंड कर जाएगी। तो RISC containing the antisense strand will bind to the mRNA at a specific region। बाइंड हो गया तो what is going to happen, अब आपको पता है यहाँ पर स्लाइसर प्रोटीन इस mRNA को पीसेस में ब्रेक कर देंगे और यहाँ पे पीसेस हो जाएंगे mRNA के। mRNA के पीसेस अगर हो जाएंगे तो इसका मतलब जो एसेंशियल प्रोटीन ये mRNA सिंथेसाइज करने वाला था आफ्टर ट्रांसलेशन, वो बनेगा नहीं। ट्रांसलेशन के बाद अगर प्रोटीन नहीं बन रहा है, ट्रांसलेशन ही नहीं हो रहा है, वो वाइटल प्रोटीन नहीं बनेगा, तो इसका मतलब ये जो निमेटोड है वो उस प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से डाई कर जाएगा। सो जो हमारा जो स्पेसिफिक निमेटोड है, इट विल डाई ऑफ बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ दैट स्पेसिफिक प्रोटीन, जो कि उसकी लाइफ को सस्टेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अब आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा द इंटायर मैकेनिज्म, कैसे हम निमेटोड रेजिस्टेंट प्लांट बना सकते हैं और अपने टोबैको प्लांट्स जैसे प्लांट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम द अटैक ऑफ सच मिलॉइडोगाइने इनकॉग्निटा नाम के नेमाटोड से। सो आई होप नाउ दिस कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो बच्चों अब हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन के फील्ड में बायोटेक ने कैसे कॉन्ट्रीब्यूट किया है, आइए जानते हैं। देखो, बायोटेक की मदद से ही, जैसा कि मैंने बताया था स्टार्टिंग स्लाइड में ही, हम लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर पाते हैं ऑफ दी बायो फार्मास्यूटिकल्स, राइट। कुछ ऐसे मेडिसिन एंड ड्रग्स जिनको हम लिविंग सोर्स से आउटसोर्स करते हैं, राइट। तो उनका लार्ज स्केल प्रोडक्शन अगेन बायोटेक के थ्रू ही एनेबल हुआ है। नॉट ओनली दिस, ये हमें हेल्प करते हैं इन दी मास प्रोडक्शन ऑफ सेफ एंड मोर इफेक्टिव थेराप्यूटिक ड्रग्स। थेराप्यूटिक ड्रग्स यानी कि जिनका कुछ रिलैक्सिंग इफेक्ट होता है बॉडी में, उनकी प्रोडक्शन में, उनकी मास प्रोडक्शन में हेल्प करता है। ऐसे ड्रग्स जो ना केवल इम्यूनोलॉजिकली सेफ हो बट ऑल्सो वो ज़्यादा इफेक्टिव भी हो अगेंस्ट स्पेसिफिक कंडीशंस। ऐसे ड्रग्स के मास प्रोडक्शन को एनेबल किया है बायोटेक्नोलॉजी ने, राइट। और प्रेजेंटली बात की जाए ऑल ओवर द वर्ल्ड अराउंड 30 ऐसे रिकॉम्बिनेंट थेराप्यूटिक ड्रग्स हैं जो हमने एक्चुअली अप्रूव किए हैं फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन और द यूजेज थ्रू आउट द वर्ल्ड। और इन 30 रिकॉम्बिनेंट थेराप्यूटिक ड्रग्स में से प्रेजेंटली 12 थेराप्यूटिक ड्रग्स जो हैं वो प्रेजेंटली इंडिया में मार्केटेड हैं। सो प्रेजेंटली 12 आउट ऑफ दीज
30 therapeutic drugs are being marketed in India. ठीक है, ये बात समझ में आ गई? ओके, चलिए अब हम देखने वाले हैं कि बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम कैसे और भी एप्लीकेशन देख सकते हैं इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन. सो बच्चों, बिगिनिंग विद द वेरी फर्स्ट एप्लीकेशन व्हिच इज द प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन. नाउ सो इंसुलिन क्या होता है पहले तो ये जान लेते हैं. इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन है बच्चों, इसको याद रखो कि ये एक पेप्टाइड हार्मोन है and it is secreted by a mixed gland called pancreas. ये तो आपको पता ही है. अब ये जो हार्मोन है इसका रोल क्या है? इसका रोल है इन लोअरिंग द ब्लड शुगर लेवल्स. तो ये क्या करता है? दिस लोअर्स द ब्लड शुगर लेवल्स. और अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए, अगर ये हार्मोन बॉडी में डेफिशिएंट क्वांटिटी में बनने लगे, कम क्वांटिटी में बनने लगे, सो इट लीड्स टू अ डिसऑर्डर व्हिच इज कॉल्ड डायबिटीज मेलिटस. डायबिटीज मेलिटस वर्ड जो आता है वो बताता है इट कम फ्रॉम द वर्ड हनी. ओके, तो एक्चुअली क्या होगा, जब ब्लड शुगर लेवल ज्यादा होगा तो वो एक्सक्रीट आउट होने लगेगा इन द यूरिन. इस कंडीशन को हम ग्लाइकोसूरिया बुलाते हैं, राइट. सो दिस इज व्हाट द कंडीशन डायबिटीज मेलिटस टेल्स अस, कि यहाँ पर स्वीटनेस लेवल यानी कि ब्लड शुगर लेवल्स आर गोइंग टू बी हाई एज हनी, राइट. ओके, तो देखो यहाँ पर जो इंसुलिन एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी के अंदर बनती है फ्रॉम द पैनक्रियाज, वो एक फंक्शनल हार्मोन के फॉर्म में नहीं बनती है. मतलब जब भी इंसुलिन हमारी पैनक्रियाज बनाएगी ना, तो वो हमेशा इनएक्टिव फॉर्म में उसको बनाती है एज प्रो इंसुलिन. तो जो इनएक्टिव फॉर्म ऑफ इंसुलिन है उसे हम प्रो इंसुलिन बुलाते हैं. प्रो वर्ड हमेशा याद रखो, जब भी आएगा मींस इनएक्टिव. सो प्रो इंसुलिन मींस इनएक्टिव इंसुलिन. अब इनएक्टिव क्यों है, आइए देखते हैं इसकी स्ट्रक्चरल डिटेल्स को. तो ये जो आपको मैंने पॉइंट पहले ही बताया कि ये एक पेप्टाइड हार्मोन है, दैट मींस यहाँ पर आपको चेन्स मिलेंगी ऑफ अमाइनो एसिड्स, राइट. एक्चुअली में यहाँ आपको 3 चेन्स मिलती हैं ऑफ दी पेप्टाइड. तो पॉलीपेप्टाइड चेन या फिर 3 पेप्टाइड चेन्स प्रेजेंट होती हैं. वन इज कॉल्ड द ए चेन जो आपको रेड कलर से दिखाई जा रही है यहाँ पर, गॉट इट. फिर आती है एक बड़ी सी बी, सॉरी यहाँ पर आपको दिखाई जा रही है बी चेन नीचे वाली, अगेन एक रेड वाली. और ये जो बड़ी सी चेन दिखाई जा रही है दिस इज द सी चेन, राइट. सो वी हैव ए चेन, बी चेन एंड द सी चेन. 3 पेप्टाइड चेन मेक्स टुगेदर दिस प्रो इंसुलिन, ठीक है. बट ये 3 चेन जब हमेशा एक साथ प्रेजेंट होंगी तो वो इस इंसुलिन को इनएक्टिव ही रहने देंगी. बट अगर मुझे इस प्रो इंसुलिन को एक्टिवेट करना है, फंक्शनल बनाना है इनटू एन एक्टिव इंसुलिन, आई विल हैव टू डू समथिंग. क्या करना होगा? एक्चुअली ये इंसुलिन जो है वो एक्टिव तब होता है जब उसमें से ये बड़ी वाली सी चेन एलिमिनेट हो जाए. अगर मैं ये सी चेन एलिमिनेट कर दूं और जो ए और बी चेन है वो आपस में ऐसे डाइसल्फाइड ब्रिजेस के फॉर्म में लिंक्ड रहेगी, तो इसका मतलब क्या होगा, हमारी स्पेसिफिकली ये जो ए और बी चेन है व्हेन लिंक टुगेदर बाय डाइसल्फाइड लिंक वो बना देंगी एक फंक्शनल इंसुलिन हार्मोन, राइट. अच्छा, एक चीज और बता दो, ये जो ए, बी और सी चेन है इनमें एक पॉइंट याद रखना है. जो ए चेन है उसमें प्रेजेंट है टोटल 21 अमाइनो एसिड, जो बी चेन है उसमें है टोटल 30 अमाइनो एसिड, और इवन जो सी चेन है उसमें भी 30 अमाइनो एसिड्स होते हैं जिसको मैं मेंशन कर दूं, राइट. तो ए चेन हैज 21, बी एंड सी दोनों के पास 30 है. बट मुझे ये 30 सी चेन वाले जो अमाइनो एसिड्स हैं उनको रिमूव कर देना है. और जब मैं उनको रिमूव कर दूंगा तो आप देखोगे आपकी जो ए चेन है और जो बी चेन है वो आपस में लिंक कर जाएंगी बाय डाइसल्फाइड ब्रिजेस फॉर्मिंग द फंक्शनल इंसुलिन, राइट, अपॉन द रिमूवल ऑफ दिस सी पेप्टाइड. इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है. सो अर्लियर जब डायबिटीज पेशेंट को ट्रीट करना होता था, डायबिटीज मेलिटस वाले पेशेंट्स को ट्रीट करना होता था, तो हमें इंसुलिन को बाहर से इंजेक्ट करना होता था बिकॉज उनकी बॉडी में शुगर लेवल बहुत आए हैं, पैनक्रियाज सफिशिएंट इंसुलिन बना नहीं रहा है, राइट. तो ऐसे में हमें क्या करना होता था कि हम किसी दूसरे एनिमल से, अब ये जो एनिमल से वो होते थे कुछ स्लॉटर्ड कैटल्स या फिर पिग्स वगैरह,
उनके जब वो स्लॉटर के बाद उनकी पैनक्रियाज होती थी, उनसे इंसुलिन हार्मोन निकाल के उनको इंजेक्ट किया जाता था इन पेशेंट्स की बॉडी के अंदर, ठीक है, ताकि वो ब्लड शुगर लेवल को क्या कर सके, लोअर डाउन कर सके। बट प्रॉब्लम वॉज कि ये जो इंसुलिन किसी एनिमल सोर्स से डिराइव की जाती थी, जब ये बॉडी में इंजेक्ट की जाती थी तो उसके साथ साथ कुछ और भी प्रोटीन एंटर कर जाते थे बॉडी के अंदर, जो कि एंटीजन की तरह डिटेक्ट किए जाते थे बाय द बॉडी। जब बॉडी उसको एंटीजन की तरह डिटेक्ट करती थी तो उसके अगेंस्ट ऑब्वियसली एलर्जिक रिस्पॉन्स जनरेट करती थी, इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स जनरेट करती थी। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम किसी एनिमल सोर्स से बार बार इंसुलिन लेते रहते तो इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स की वजह से हमारी बॉडी जो थी वो और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस अराइव कर सकती थी। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला गया थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग, राइट। सो देयर वाज दिस कंपनी व्हिच वाज नेम्ड एली लिली, जिसका लोगो आपको दिखाया जा रहा है। सो द कंपनीज नेम वाज, मैं इसको दिखा देता हूं, इसका नाम था एली लिली। इसने 1983 में फर्स्ट जेनेटिकली इंजीनियर्ड ह्यूमन इंसुलिन बनाई और उस फर्स्ट जेनेटिकली इंजीनियर्ड ह्यूमन इंसुलिन को नाम दिया ह्यूमुलिन। क्या नाम दिया इसको, ह्यूमुलिन। ये बात समझ में आ गई। सो ह्यूमुलिन नाम की फर्स्ट जेनेटिकली इंजीनियर्ड ह्यूमन इंसुलिन को प्रोड्यूस किया था इस कंपनी ने 1983 में। अब देखो कैसे बनाया होगा इसको। आपको पता है एक फंक्शनल इंसुलिन हार्मोन बनाने के लिए आपको ए और बी पेप्टाइड चेन चाहिए, राइट, और उन ए एंड बी पेप्टाइड चेन को आपको लिंक करवाना है बाय डाइसल्फाइड ब्रिजेस, राइट। तो इसको हम कैसे कर सकते थे, इस कंपनी ने भी यही किया। इसने क्या किया कि जो स्पेसिफिक जीन, लेट सपोज ये हमारा स्पेसिफिक जीन है जो कि फॉर्म करता है पॉलीपेप्टाइड ए को, इसको उन्होंने क्या किया, इसको आइसोलेट किया, राइट, आइसोलेट करवाया रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के थ्रू, कट करवा के उसको एक स्पेसिफिक, देखो ये सपोज मान लेते हैं हमारा ए जीन था जो कि ए पॉलीपेप्टाइड चेन बनाता, इसको एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में आइसोलेट करके और उसके बाद इनको ज्वाइन करवाया, राइट। अपने वेक्टर के साथ ज्वाइन करवाने के बाद रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बनवा के उसको ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया, जो कि हमारे एक्चुअली यहाँ पर ई कोलाई बैक्टीरियम के अंदर ट्रांसफर किया। तो ई कोलाई बैक्टीरियम के अंदर ट्रांसफर होने पे ये जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है उसमें जैसे जैसे ये प्लाज्मिड रेप्लिकेट करता वैसे वैसे हमारा ए पॉलीपेप्टाइड चेन सिंथेसाइज करने वाला जीन भी रेप्लिकेट करता। तो हमने यहाँ पर उन सारे के सारे बैक्टीरिया को ग्रो कर लिया था कल्चर्स के फॉर्म में जिनके पास ए पेप्टाइड चेन थी। सिमिलरली उन्होंने क्या किया, अनदर जीन जो कि बी पेप्टाइड चेन को बनाता था, राइट, समथिंग लाइक दिस, उसको भी अलग से आइसोलेट किया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की मदद से एक वेक्टर के अंदर, वेक्टर को यूज किया प्लाज्मिड बेस्ड वेक्टर, ओके, और उसके बाद उसको इंटीग्रेट करने के बाद रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बनाया, अगेन ई कोलाई बैक्टीरियम के अंदर ट्रांसफर किया और उसके बाद उनके भी कल्चर्स ग्रो किए, राइट। अब दोनों कल्चर्स प्रेजेंट हैं, एक कल्चर में आपके वो सारे बैक्टीरिया हैं जिनके पास ए पेप्टाइड चेन प्रेजेंट है और दूसरे कल्चर में आपके पास वो सारे बैक्टीरिया हैं जिनके पास बी चेन प्रेजेंट है। अब क्या करना है, दोनों ही चेन्स को आइसोलेट किया गया और आइसोलेट करने के बाद उनको आर्टिफिशियली लिंक किया गया बाय फॉर्मिंग द डाइसल्फाइड ब्रिजेस और इस तरीके से डेवलप हुई पहली इम्यूनोलॉजिकली सेफ ह्यूमन इंसुलिन व्हिच वाज कॉल्ड ह्यूमुलिन। तो पहली इम्यूनोलॉजिकली सेफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड ह्यूमन इंसुलिन कॉल्ड ह्यूमुलिन का इस तरीके से प्रोडक्शन हुआ था 1983 में बाय द कंपनी कॉल्ड एली लिली। सो आई होप नाउ द प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन के बारे में आपको जितने भी कॉन्सेप्ट्स मैंने बताए वो क्लियर हुए होंगे। तो बच्चों अब हम डिस्कस करने वाले हैं अनदर एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन एंड दैट इज बाय जीन थेरेपी। जीन थेरेपी, देखो नाम बता रहा है कि यहाँ पर हम कुछ रिलैक्सिंग इफेक्ट देने वाले हैं थ्रू द इंसर्शन ऑफ जीन। अब देखो बहुत सारे ऐसे जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, आप पता है जेनेटिक डिसऑर्डर्स जीन में डिफेक्ट की वजह से राइज करते हैं, ये तो पता ही है, और ये हेरिडिटरी होते हैं, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आते हैं। क्यों? क्योंकि भाई जीन के लेवल पे है और जीन तो ट्रांसमिट होते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में। इसका मतलब क्या हुआ, हेरिडिटरी डिजीजेस जो कि जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से राइज करती हैं उनको हम यहाँ पर करेक्ट करने की कोशिश करते हैं, अटेम्प्ट करते हैं। अदरवाइज अगर कोई भी जनरेशन में इसको करेक्ट नहीं किया जाएगा तो वो ट्रांसमिट होती ही रहेगी ना पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में। तो उसको हमें अगर ट्रीट करना है तो उसको हमें करेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए एंड वो करेक्शन पॉसिबल हुआ है बाय जीन थेरेपी। तो जीन थेरेपी में हम वो सारे मेथड्स को एक तरफ कलेक्टिवली बुलाते हैं, जीन थेरेपी को, उन सारे मेथड्स को कलेक्टिवली टर्म देते हैं जो कि हम एक्चुअली अप्लाई करते हैं टू करेक्ट द जेनेटिक डिफेक्ट,
राइट। जीन में जो भी डिफेक्ट है उसको करेक्ट करने के लिए जितने भी मेथड्स हम अप्लाई करते हैं दैट वुड बी कंसिडर्ड अंडर जीन थेरेपी। सो जीन थेरेपी क्या है? इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज मेथड जो अलाउ करते हैं करेक्शन ऑफ अ जीन डिफेक्ट दैट हैज बीन डायग्नोस्ड इन एनी चाइल्ड और इन एम्ब्रायो, है ना। जेनेटिक है तो एम्ब्रायो और चाइल्ड में आपको पता है वी आर बोर्न विद दैट स्पेसिफिक डिजीज अगर वो जेनेटिक है, राइट। ओके, सो यहाँ करने क्या वाले हैं? यहाँ हम बेसिकली अप्लाई करते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ स्वैपिंग ऑफ द जीन्स। मतलब यहाँ हम क्या करेंगे, जो हमारा डिफेक्टेड जीन है उसको करेंगे रिमूव करने के बाद इसको अब हम रिप्लेस करेंगे बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ अ नॉर्मल फंक्शनल जीन। सो ये जो नॉर्मल फंक्शनल जीन है ना इसको हम कर देंगे रादर इंट्रोड्यूस। तो हमने क्या किया? स्वैपिंग किया, डिफेक्टेड जीन हटा दिया, उसकी जगह पर नॉर्मल जीन लगा दिया। ऑब्वियसली जब डिफेक्टेड जीन की जगह नॉर्मल जीन होगा तो नॉर्मल प्रोटीन बनेगा, नॉर्मल प्रोटीन बनेगा तो जो डिफिशियंसी अराइज कर रही थी उस प्रोटीन के ना बनने की वजह से जो भी डिसऑर्डर अराइज कर रहा था वो अब नहीं होगा, राइट। ओके, सो ये मेथड अब आपको समझ में आ गया होगा जीन थेरेपी में हम करने क्या वाले हैं। तो जीन थेरेपी का जो सबसे पहला क्लिनिकल ट्रायल था वो किया गया था ऑन अ 4-year-old गर्ल इन द ईयर 1990। ओके, तो पहला जो क्लिनिकल ट्रायल था इट वाज इन द ईयर 1990 टू अ 4-year-old गर्ल जो कि एक्चुअली सफर कर रही थी फ्रॉम द डेफिशिएंसी ऑफ एन एंजाइम कॉल्ड एडिनोसिन डीएमिनेज। तो एडिनोसिन डीएमिनेज नाम का ये जो एंजाइम है आपको पता होना चाहिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट इज वेरी वेरी क्रूशियल फॉर फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम। तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है ना उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए ना तो एक डिजीज अराइज करती है इस डेफिशिएंसी की वजह से, विच इज कॉल्ड स्किड। अब ये स्किड क्या है? इट इज सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। सो इस बात को याद रखो, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। इम्यून सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल जो क्रूशियल एंजाइम है वही नहीं बनेगा तो इम्यून सिस्टम डेफिशिएंट हो जाएगा ना, इट विल शो मैल फंक्शनिंग, वो प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करेगा और पर्सन जो है वो ससेप्टेबल होगा टू मेनी डिजीजेस, राइट। ओके, बट ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से ये एडीए एंजाइम बनता नहीं है? अब आपको पता है एंजाइम है तो मतलब प्रोटीन है, बिकॉज ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, राइट, एक्सेप्ट फॉर राइबोजाइम। तो जब प्रोटीन नहीं बन रहा है इसका मतलब प्रोटीन सिंथेसाइज करने वाला जीन में कुछ ना कुछ डिफेक्ट है ना, क्योंकि प्रोटीन जो है वो डीएनए से ही तो बनता है ना, थ्रू एमआरएनए। बट एक्चुअली व्हाट हैपेंस इज ये जो एडीए एंजाइम बनाने वाला जीन है ना वो एक्चुअली डिलीट ही हो जाता है फ्रॉम द डीएनए पीस। सो एडीए जीन जो है वो डिलीट हो जाता है। जब जीन ही नहीं होगा तो एडीए एंजाइम कैसे बनेगा? एडीए प्रोटीन कैसे बनेगा? प्रोटीन नहीं बनेगा तो ऑब्वियसली एंजाइम नहीं बन रहा है, एंजाइम नहीं बन रहा है तो इम्यूनोडेफिशिएंसी अराइज करेगी एज स्किड, ठीक है। चलिए अब इसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं, कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं टू ट्रीट दिस डिजीज। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज भी और बता दूं। देखो, स्किड को ट्रीट करने के लिए या फिर एडीए की जो डेफिशिएंसी है उसको ट्रीट करने के लिए कुछ और भी मेथड्स अप्लाई किए गए। फॉर एग्जांपल नंबर 1 मेथड, जो अदर मेथड्स हैं उसको भी लिख लेता हूं। सो पहला जो मेथड है दैट इज बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। सो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन में हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर बोन मैरो को ही ट्रांसप्लांट कर देते हैं। सो जब एक फंक्शनल नॉर्मल बोन मैरो से ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है, बोन मैरो का ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है, तो आपको पता है वहाँ पर फंक्शनल लिम्फोसाइट्स बनने लगेंगे, क्योंकि बोन मैरो में स्टेम सेल्स होते हैं जो कि डिफरेंशिएट करते हैं इनटू द लिम्फोसाइट्स, है ना। लिम्फोसाइट्स हमारे इम्यून सेल्स हैं, आपको याद होगा। सो बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स हमने पढ़े थे, राइट। सो बोन मैरो को अगर मैंने ट्रांसप्लांट कर दिया तो नॉर्मल जो लिम्फोसाइट्स हैं उनका प्रोडक्शन होने लगेगा और बॉडी में जो पेशेंट है उसकी बॉडी में नॉर्मल लिम्फोसाइट्स बनने लगेंगे जिनके पास नॉर्मल एडीए जीन होगा। नॉर्मल एडीए जीन होगा तो एडीए एंजाइम बनता रहेगा और ये डिजीज जो है वो क्योर हो जाएगी, ठीक है। सेकेंड वन,
सेकेंड जो यहाँ पर अप्रोच है, इट कुड बी एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। क्या बुलाते हैं? एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। अब एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी क्या है? मतलब हम क्या करने वाले हैं, जो हमारा नॉन फंक्शनल एंजाइम है जो कि एक्चुअली बन ही नहीं रहा है, उसको यहाँ पर रिप्लेस करने वाले हैं विद द फंक्शनल एंजाइम। तो हम फंक्शनल एंजाइम को नॉर्मली आइसोलेट करके एक पेशेंट की बॉडी में उनके सेल के अंदर डाल देंगे ताकि वो प्रॉपर्ली फंक्शन कर सके। बट अगेन ये जो दोनों मेथड्स है ना, पहली चीज ये दोनों के दोनों मेथड जो है बहुत कॉस्टली हैं। फर्स्टली दे आर कॉस्टली इनफ, दूसरी चीज दे आर नॉट अ परमानेंट क्योर। तो ये दोनों के दोनों कॉस्टली बहुत हैं एंड दे आर नॉट परमानेंट क्योर। तो फाइनली अब हम करते क्या हैं, हम कैसे अप्रोच करेंगे इस कंडीशन को करेक्ट करने के लिए? तो देखो हम क्या करते हैं, हम जो हमारा स्पेसिफिक, पहले तो हम क्या करेंगे, अपने बोन मैरो से, जो पेशेंट है ना, पेशेंट के बोन मैरो में से उसके लिम्फोसाइट सेल्स को आइसोलेट करेंगे। आइसोलेट करने के बाद उनको कल्चर कर लेंगे, ठीक है, उनको एक लैबोरेटरी में कल्चर करके उनकी प्लेटिंग कर लेंगे। नाउ व्हाट वील डू इज, अब हम कुछ एक स्पेसिफिक जो हमारा एडीए का जो जीन है ना, उससे एक एमआरएनए सिंथेसाइज करेंगे और जो आरएनए है उसको इंट्रोड्यूस कर देंगे इनटू अ रेट्रोवायरस। कहाँ इंट्रोड्यूस करेंगे? रेट्रो। अब आप बोलोगे रेट्रोवायरस, रेट्रोवायरस तो इन्फेक्शियस एजेंट है जो कि डिजीज कॉज करते हैं। तो एक्चुअली हम करने क्या वाले हैं, हम अपने रेट्रोवायरस को यहाँ वेक्टर की तरह इस्तेमाल करने वाले हैं। वेक्टर की तरह मतलब इसका जो डिजीज कॉजिंग जो जीन पोर्शन है ना, उसको हम चॉप ऑफ करके रिमूव कर देंगे, राइट। सो यहाँ हमने जेनेटिकली डिसआर्म कर दिया है अपने रेट्रोवायरस को, उसको बिल्कुल नॉर्मल बना दिया है और इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया है अपना वो एमआरएनए, राइट। अब हमने अगर अपना एमआरएनए यहाँ डाला है, तो ये मेरा एमआरएनए है, तो दिस इज माय एडीए जीन वाला एमआरएनए, ठीक है। अब आपको पता है इस रेट्रोवायरस के अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रेट्रोवायरस के अंदर होता है ना, और वो क्या करता है, एमआरएनए से वापस डीएनए का सिंथेसिस कर सकता है। तो यहां पर ये क्या करने वाला है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो है वो यहां पर आरएनए से डीएनए बनाएगा। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की मदद से यहां पर डीएनए बन रहा है, और जो डीएनए आरएनए से बनता है उसे हम नाम देते हैं कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। क्या नाम देते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए भी बुलाते हैं, कॉपी डीएनए भी बुलाते हैं, राइट, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये मेरा एमआरएनए था, दिस इज माय एमआरएनए। सो एमआरएनए से मैंने रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद से इस रेट्रोवायरस के अंदर, एक मॉडिफाइड रेट्रोवायरस के अंदर कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बना दिया। नाउ कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए मेरा प्रेजेंट है, मतलब मेरा जो फंक्शनल सीडीएनए है, फंक्शनल सीडीएनए जो कि एडीए बना सकता है, वो रेडी है। अब इसको हमने ट्रांसफर कर दिया, ऑब्वियसली हमने क्लोन कर लिया अपने वायरस के अंदर, प्रेजेंट है। अब हम इस रेट्रोवायरस को छोड़ देंगे इनटू दैट कॉलोनी ऑफ दोस, या फिर इनटू दैट कल्चर ऑफ लिम्फोसाइट्स जो कि हमने प्रिपेयर कर रखा था। सो ये हमने अपने लिम्फोसाइट का कल्चर किया हुआ है। इन लिम्फोसाइट्स में हम इन रेट्रोवायरसेस को छोड़ देंगे। तो रेट्रोवायरसेस क्या करेंगे, इन्फेक्ट करेंगे इन लिम्फोसाइट्स को। इन्फेक्शन के दौरान आपको पता है रेट्रोवायरस कैसे वर्क करते हैं, अपना आरएनए को इंटीग्रेट कर देते हैं इनटू द होस्ट जीनोम। तो इन लिम्फोसाइट का जो होस्ट या जो होस्ट सेल्स हैं लिम्फोसाइट, इनके न्यूक्लियस के अंदर ये अपना स्पेसिफिक सीडीएनए को रिलीज कर देंगे। ये सीडीएनए जाके इनकॉर्पोरेट कर जाएगा इन सेल्स के डीएनए के अंदर, और सेल्स के अंदर ये सीडीएनए, फंक्शनल एडीए का सीडीएनए पहुंच गया है बच्चों। अब जैसे ही ये पहुंच गया है तो ये बाकी के ये जो दो सेल्स हैं जिनके अंदर इन्फेक्शन हुआ है, ये आगे के जितने भी सेल्स हैं कल्चर के अंदर, उनको भी एडीए जीन के साथ एक्टिवेट कर देंगे, मतलब उनके पास भी एडीए जीन पहुंच जाएगा। तो ये देखो आपको यहाँ दिख रहा है कि ये ब्लू कलर के जो जीन मिल रहा है न्यूक्लियस के अंदर, वो पहुंच गए हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, इन कल्चर में लिम्फोसाइट जो सेल्स हैं, लिम्फोसाइट्स जिनके अंदर मेरा करेक्टेड एडीए जीन है, नॉर्मल एडीए जीन है, उसको मैं पेशेंट की बॉडी के अंदर ट्रांसफर करूंगा। उनको रेगुलरली पीरियोडिकली इन्फ्यूज किया जाता है। अब आप बोलोगे पीरियोडिकली क्यों? बिकॉज ये जो लिम्फोसाइट्स हैं ये इमॉर्टल नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक बार इनको बस बॉडी के अंदर छोड़ दिया तो ये लाइफ लॉन्ग
जिंदा रहेंगे। इनका भी एक स्पेसिफिक लाइफ स्पैन है जिसके बाद ये डाई कर जाते हैं, राइट। तो इसीलिए इनको हमें कॉन्स्टेंटली इन्फ्यूज करते रहना पड़ता है आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, जो कि लाइफ स्पैन होता है ऑफ द लिम्फोसाइट। अगर हम इस ट्रीटमेंट को अर्ली स्टेज पे करते हैं, फॉर एग्जांपल एम्ब्रायोनिक स्टेज पे कर दें, किसी भी डेवलपिंग एम्ब्रायो में जिसमें हमने देखा है कि एडीए डेफिशिएंसी है, अगर मैंने एम्ब्रायो स्टेज में ही ये ट्रीटमेंट कर दिया ना, जीन थेरेपी कर दी ये वाली, तो उससे हमें बार बार ये जो लाइफ लॉन्ग जो प्रोसेस है ना ऑफ इन्फ्यूजिंग दिस टाइप ऑफ लिम्फोसाइट्स वो नहीं करना पड़ेगा, और ये जो डिजीज है वो क्योर हो सकती है। ये डेफिशिएंसी जो कंडीशन है उसको अवॉइड किया जा सकता है। सो इन दिस वे जो जीन थेरेपी है उसका रोल है इन ट्रीटिंग एडीए डेफिशिएंसी और द स्किड। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट ऑफ जीन थेरेपी और उसका रोल समझ में आया होगा। तो बच्चों, अब हम बात करने वाले हैं अबाउट द रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस ऑफ डिजीजेस। भाई, किसी भी डिजीज को अगर मुझे इफेक्टिवली ट्रीट करना है उसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए? सबसे पहले तो उस डिजीज को अर्ली डिटेक्ट कर लिया जाए। जितनी जल्दी डिजीज को पकड़ लोगे उतनी जल्दी उसका आसानी से ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उसका ज़्यादा अच्छा और इफेक्टिव ट्रीटमेंट होगा। सो अर्ली डिटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो पैथोफिजियोलॉजी है, यानी कि जो पैथोजन है जो डिजीज को कॉज करता है उसकी कैसे एक्टिविटी है उसको स्टडी करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो किसी भी डिजीज के इफेक्टिव ट्रीटमेंट के लिए दो चीज़ें रिक्वायर्ड है, अर्ली डिटेक्शन और उसकी पैथोफिजियोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग होना, राइट। तो भाई, अगर मैं कन्वेंशनल मेथड्स का इस्तेमाल करूं, कन्वेंशनल मेथड जैसे कि सीरम और यूरिन का एनालिसिस, ये सभी के सभी ना डिजीज को अर्ली डिटेक्ट करने में हेल्प नहीं करते हैं, रादर काफी देर में पकड़ पाते हैं डिजीज को। तो तब तक काफी देर हो चुकी होती है और इफेक्टिव ट्रीटमेंट में काफी टाइम लगता है, राइट। तो ऐसे में अगर मुझे मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस करना है किसी भी डिजीज का, वो भी अर्ली, तो उसमें हमें हेल्प करती हैं कुछ बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पर आप देखो, अर्ली डायग्नोसिस के लिए जो टेक्निक्स हम इंक्लूड कर सकते हैं फ्रॉम दी बायोटेक्नोलॉजी, दैट कुड बी पीसीआर व्हिच इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, याद है, जिसको हम जीन एम्पलीफिकेशन के लिए यूज करते थे। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसमें हम लोग हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। एंड लास्टली एलाइसा टेक्निक व्हिच इज दी एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसिड। आइए देखते हैं इन तीन टेक्निक्स का इस्तेमाल करके हम कैसे किसी डिजीज को अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं और उसको प्रॉपर्ली ट्रीट कर सकते हैं। तो बिगिनिंग विद द रोल ऑफ पीसीआर इन दी मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस नाउ। तो बच्चों, अब डिस्कस करते हैं द मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस बाय पीसीआर। पीसीआर यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का इस्तेमाल हमने देखा था जीन एम्पलीफिकेशन के लिए। यहाँ पर भी इसी एप्लीकेशन को हम अप्लाई करने वाले हैं। देखो कैसे, आपको पता है ऐसी बहुत सारे पैथोजेंस हैं जब बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, बहुत ही लो क्वांटिटी में या फिर बहुत ही लो कॉन्सेंट्रेशन में, वो ज़्यादा कोई इफेक्ट शो नहीं करते हैं, है ना। जैसे आपने देखा होगा एड्स जो डिजीज है जो कॉज होती है बाय HIV, वो उसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है, मतलब जिस टाइम आपके पैथोजन ने बॉडी में एंट्री ली और उसका पहला सिम्टम अपीयर किया, वो बहुत लंबा है। मतलब इस बीच में जो पैथोजन है ना बहुत लो कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से वो बॉडी में डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं लोग। अब डिटेक्शन नहीं हो पा रहा है, सिम्टम भी बहुत सालों बाद आ रहा है। जब तक सिम्टम आना स्टार्ट होगा तब तक इफेक्टिव ट्रीटमेंट का टाइम निकल चुका होगा, राइट। ऐसे में अगर किसी सस्पेक्टेड पेशेंट में मुझे चेक करना है कि वो इस पैथोजन से इन्फेक्टेड है या नहीं, तो उसके लिए मुझे उस पैथोजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना होगा। और पैथोजन के अंदर भी उसका जो न्यूक्लिक एसिड है, जो उसका DNA या RNA, जो भी उसका न्यूक्लिक एसिड है, वही इन्फेक्शियस है, राइट। तो अगर मैं उसको PCR के थ्रू मल्टीप्लाई कर लूँ, मतलब उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा लूँ, तो क्या होगा, उनको डिटेक्ट करना आसान हो जाएगा। इसी को हम अप्लाई करते हैं इन अ वे। तो देखो कैसे, यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, जो भी पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है बहुत ही लो कॉन्सेंट्रेशन में, हम उन पैथोजन के न्यूक्लिक एसिड को ना एम्पलीफाई करते हैं, उसका नंबर बढ़ा लेते हैं, जिससे अब नंबर ज़्यादा होगा न्यूक्लिक एसिड का तो उसका डिटेक्शन करना ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए पीसीआर को नाउडेज रूटीनली यूज किया जाता है टू सस्पेक्ट HIV इन दी सस्पेक्टेड एड्स पेशेंट्स। जो भी सस्पेक्टेड एड्स पेशेंट हैं उनमें चेक करने के लिए कि कहीं उनमें HIV इन्फेक्शन है या नहीं, क्या वो एड्स पेशेंट एड्स से सफ़र कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। पेशेंट्स को जिनमें सस्पेक्शन है, मतलब अभी डाउट है कि वो एड्स से सफ़र कर रहे हैं या नहीं, उनमें HIV की इन्फेक्शन हुआ है या नहीं, उसको डिटेक्ट करने के लिए PCR को रेगुलरली रूटीनली यूज़ किया जाता है नाउडेज। नॉट ओनली दिस, इसको हम ऐसे पेशेंट जो कि कैंसर से सफ़र कर रहे हैं उनमें जीन म्यूटेशन को डिटेक्ट करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, और बहुत सारे अदर जेनेटिक डिसऑर्डर्स को भी स्टडी करने के लिए इस्तेमाल करते हैं पीसीआर की टेक्निक को। सो आई होप आपको पीसीआर का जो रोल है इन मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस ऑफ द डिजीजेस वो क्लियर हुआ होगा। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टेक्निक पर। तो बच्चों, आइए बात करते हैं अबाउट द नेक्स्ट टेक्निक विच इज द हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक, जिसका इस्तेमाल करके हम मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस डिजीज का कर सकते हैं, राइट। ओके, सो
हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक में हमें बेसिकली इन्वॉल्व करने वाले हैं डिटेक्शन ऑफ द म्यूटेटेड जीन्स, और वो भी यूज करेंगे, वो भी हम डिटेक्ट करेंगे यूजिंग द प्रोब्स। अब प्रोब्स क्या है, याद करो मैंने आपको बताया था जब मैंने इसको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ाई थी। प्रोब्स कुछ डीएनए के शॉर्ट स्ट्रेचेस होते हैं जिन पे आपको स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस पता होता है, और हम जानबूझ के ऐसा न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डेवलप करते हैं उस शॉर्ट डीएनए सेगमेंट में जो कि कॉम्प्लीमेंट्री हो हमारे डिजायर्ड डीएनए पीस के, राइट? ओके, और ऐसे वाले डीएनए पीसेस को हम रेडियो लेबल कर लेते हैं ताकि उनको हम इजीली डिटेक्ट कर सके ऑटो रेडियोग्राफी के दौरान, राइट? तो प्रोब्स क्या है? दीज आर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या फिर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकते हैं, विच आर टैग्ड विद अ रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इमेजिन करो अगर यहाँ पर ये डीएनए है हमारा, ये स्पेसिफिक जीन ऑफ इंटरेस्ट है, तो मैं क्या करूंगा, इस जीन ऑफ इंटरेस्ट के कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस को खुद से लैब में सिंथेसाइज करूंगा, और उसको डिटेक्ट करने के लिए कि वो सही जगह पर बाइंड हुआ है या नहीं हुआ है, हम क्या करेंगे, उसको रेडियो लेबल कर लेंगे। तो इस तरीके से स्टार दिखाया जा रहा है ना, ये दिखा रहा है कि इसको हमने लेबल किया है विद सम रेडियो एक्टिव एलिमेंट। अब जब हम इसको हाइब्रिडाइज करने के लिए छोड़ देंगे तो आपको पता है ये जो प्रोब है, रेडियो लेबल प्रोब, इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस किसके साथ यहाँ पर प्रेजेंट है, जीन ऑफ इंटरेस्ट की कॉम्प्लीमेंट्री है, तो वो जाकर डायरेक्टली यहाँ बाइंड कर जाएगा, और बाइंडिंग हो गई, हाइब्रिडाइजेशन हो गई, मतलब अब हमें इसको डिटेक्ट करना है। डिटेक्शन के टाइम पर हम क्या करने वाले हैं, डिटेक्शन के टाइम पे हम एक्सरे से एक्सपोज करेंगे और वहां पर आपको बैंड्स नजर आते हैं वहां पर उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट के, राइट? तो इसका मतलब अगर हम हमारे स्पेसिफिक जीन सीक्वेंस जानते हैं, हमने प्रोब लगा दिया तो वो स्पेसिफिकली उस जगह पर बाइंड करेगा। बट मान लो अगर वहां म्यूटेशन हुआ है तो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस नहीं रहा ना। अगर मान लो यहाँ पर मैंने जिसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बनाया था, सपोज इस जीन का कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस इस प्रोब के फॉर्म में बनाया था, वो यहाँ पर म्यूटेट हो गया, लेट्स सपोज यहाँ पर कुछ म्यूटेशन हो गया, म्यूटेशन हो गया तो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस चेंज हो गया होगा, तो प्रोब को कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस नहीं मिलेगा कंप्लीटली, तो इसका मतलब प्रोब वहां पर जाके बाइंड नहीं करेगा, राइट? और जहां पर बाइंडिंग नहीं हो पाएगी हम समझ जाएंगे यहां पर म्यूटेशन अकर किया है। सो याद रखिएगा, ऐसे क्लोन जिनके पास म्यूटेटेड जीन है दे विल नॉट शो हाइब्रिडाइजेशन। क्यों नहीं हाइब्रिडाइजेशन शो करेंगे? बिकॉज प्रोब से कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस वो बेयर नहीं कर रहे हैं, राइट? ओके, एंड दस दे विल नॉट अपीयर ऑन दी फोटोग्राफिक फिल्म ड्यूरिंग दी ऑटो रेडियोग्राफी। तो ऑटो रेडियोग्राफी में जो फोटोग्राफिक फिल्म है वो उसमें अपीयर ही नहीं करेंगे, और हम डिटेक्ट कर लेंगे कि वो जीन्स जो थे दे वर दी अफेक्टेड जीन्स और द म्यूटेटेड जीन्स। गॉट इट? तो बच्चों अब हम लास्ट टेक्निक के बारे में बात करने जा रहे हैं, विच इज दी एलाइसा टेक्निक। एलाइसा क्या स्टैंड करता है? देखिए, एलाइसा का फुल फॉर्म लिख लीजिए, इट इज एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉल्वेंट एसिड। ठीक है, सो ये एलाइसा टेक्निक है जिसकी मदद से हम क्या करने वाले हैं। देखो, ये एक्चुअली वर्क करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन। आपको पता है ना, जब भी हमारी बॉडी में कोई एंटीजन, कोई फॉरेन प्रोटीन डिटेक्ट किया जाता है तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाती है। याद आ गया? ओके, इसी पे ये वर्क करता है। तो इस टेक्निक में हम बेसिकली डिटेक्ट करते हैं कि क्या बॉडी के अंदर वो स्पेसिफिक एंटीजन एंटर किया है या नहीं, तो उस एंटीजन को ढूंढते हैं। अगर एंटीजन नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो उस एंटीजन के खिलाफ बनने वाली जो एंटीबॉडी है उसकी प्रेजेंस को चेक करेंगे। तो अगर ब्लड में वो एंटीबॉडी प्रेजेंट है, इसका मतलब वो एंटीजन से कहीं ना कहीं एनकाउंटर हुई होगी, तभी तो वो एंटीबॉडी बनी। तो हम क्या करेंगे, हम डिटेक्ट करेंगे या तो उस एंटीजन को या फिर उस स्पेसिफिक एंटीबॉडी को जो कि सिंथेसाइज हुई थी अगेंस्ट दैट स्पेसिफिक पैथोजन। और अगर हमने डिटेक्ट कर लिया, इसका मतलब हमारी बॉडी में वो इन्फेक्शन अकर किया है। Got it? So I hope now the molecular diagnosis of the diseases or the early detection of the diseases by various techniques is very clear to all of you. So बच्चों, this was all for today from the chapter Biotechnology and its applications. I hope इस कॉन्सेप्ट अराउंड वीडियो में आपको जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाए आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। Until then आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, और जैसा कि आप सभी जानते हो, लर्न हब मतलब फ्री है पर बेस्ट है।